रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। हाँ, तो देखिए, लास्ट दिन हम लोग मेनली जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्कशंस किए थे, एकदम डिमांड एंड सप्लाई का एकदम स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गए थे। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का जो डिमांड पार्ट था, अभी उस पर मेनली फोकस्ड है हम लोगों का। अभी हम लोग का फोकस है डिमांड पे। और अगर बात डिमांड का आ जाता है तो फिर हम लोगों को समझना चाहिए कि डिमांड किस तरह से आगे आगे हम लोग डिमांड के बारे में किस तरह से डिटेल्स में डिमांड को जान पाएंगे। तो डिमांड क्या है, मीनिंग ऑफ डिमांड, जैसे कि आप लोगों को याद होगा, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड और सर्विस दैट द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेस एट अ वेरियस प्राइस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर आप या कोई भी इंसान, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ गुड्स और सर्विस, मतलब जो भी गुड्स या सर्विस विलिंग एंड एबल टू परचेस, मतलब वो गुड्स भी हो सकता है, वो सर्विस भी हो सकता है। आपको उस पर्टिकुलर गुड्स या सर्विस को आपको लेने का इच्छा भी है, उसके साथ साथ आप उसको परचेस भी कर सकते हो एट अ वेरियस प्राइस। दाम कुछ भी हो सकता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टाइम। अब डिमांड और वांट में एक बेसिक डिफरेंस है, आगे आगे चर्चा करेंगे उस पर। डिमांड एंड वांट पे जो डिफरेंस है, दैट इज वांट हो सकता है कि हर एक वांट डिमांड में ना चेंज मतलब बदल, मतलब हो सकता है ऐसा कि आप कोई भी चीज चाह रहे हो लेकिन वो डिमांड नहीं कर सकते, क्योंकि डिमांड आप तभी कर सकते हो जब जब आप उसमें ना एबल टू परचेस हो जाता है आपका, है ना। तो सबसे पहले तो आता है डिजायरेबिलिटी या वांट, जिसको भी हम लोग नाम दे, चाहे वांट हो डिजायर। जैसे हम लोग अपने लाइफ में बहुत सारा चीज चाहते हैं, सबका अपना अपना पर्सनल ड्रीम है, सबका अपना अपना पर्सनल वांट्स है। लेकिन क्या हर एक वांट्स या डिमांड्स आप फुलफिल कर सकते हो, ये डिपेंड करता है आपकी एबिलिटी पे, आपका परचेसिंग पावर पे, ठीक है। तो अगर आप आपका परचेसिंग पावर को प्रॉपर लेवल पे यूज कर पाते हो तो ऑटोमेटिकली आप कोई भी वांट को डिमांड पे ट्रांसफर कर सकते हो। आई होप कि पॉइंट आपको क्लियर हो रहा है। तो जैसे सिंपल है, हम लोग बहुत लोग ऐसे सोचते हैं कि जैसे मेरा एक पर्सनल एक डिमांड है कि मैं चाहता हूँ कि कोई भी बड़ा सा माउंटेन के पास रहने के लिए, क्योंकि मुझे माउंटेन बहुत पसंद है। और ये मेरा एक ड्रीम है कि बचपन से मैं बोलता था घर पे जब मैं बहुत छोटा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत गर्मी है। तो मैं बोलता था कि, तो मेरा एक अंकल था पापा का दोस्त, तो मैं बोलता था कि सबसे ठंडा कहाँ है, तो वो बोलता था कि वेस्ट बंगाल में जैसे हिल है आपका दार्जिलिंग। तो मैं उनको बोलता था कि मुझे दार्जिलिंग में एक घर बनाना है। तो तब मैं जो ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 साल का था। तो उस टाइम पे मैं ऐसे ही बोलता था, बट वो मेरा एक वांट था, डिजायरेबिलिटी था। अब सवाल ये उठता है कि आज के डेट में अगर मैं सिमिलर पैटर्न पे बात करूं, क्या आई एम एबल टू परचेज दैट पर्टिकुलर हाउस इन दार्जिलिंग और एनी काइंड ऑफ हिमालयन रीजन, कश्मीर या फिर वट एवर हिमालयन रीजन में, क्या मैं एबल हूँ? अगर मैं एबल हूँ तो फिर मैं उस वांट को मैं डिमांड बोल सकता हूँ, ठीक है। मतलब सिर्फ डिजायरेबिलिटी रहने से नहीं होगा, जब उस डिजायरेबिलिटी को हम परचेस में चेंजेस कर सकते हैं तब जाके हम उसको डिमांड कह सकते हैं। आई होप कि आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो। जैसे बचपन में आप लोग सुने होंगे कि किसी किसी का माँ बाप बचपन में पेरेंट्स लोग अपने बच्चे को ना ऐसे डांटते हैं, बहुत डिमांड है तेरा, तू हर चीज बहुत डिमांड करता है, हाँ इतना डिमांड मत किया कर। अगर वो ज्यादा डिमांड का मतलब कभी कभी डांटते हुए बोलता है और ये फिर दूसरे के सामने कभी कभी बोलता है, इसका इतना डिमांड है ना, इसका डिमांड फुलफिल करते करते दिमाग खराब हो जाता है। या फिर आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड केस में भी हम लोग ये देखते हैं, कुछ 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 व्हाट्सएप स्टेटस आता है, मैं देखता हूँ। उस दिन एक आया था कि कोई एक अपना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को लेके बोल रहा था, भाई इसके पीछे इतना खर्चा हो जाता है, इतना खर्चा हो जाता है। तो बेसिकली बात खर्चा का नहीं है, इट्स अ पार्ट ऑफ जॉब। बट कहने का मतलब ये है कि ठीक है कि किसी के पीछे किसी का खर्चा हो सकता है, चाहे वो माँ बाप का बच्चे के पीछे हो, बॉयफ्रेंड का गर्लफ्रेंड के पीछे हो, या फिर सिमिलर आजकल दोनों होता है। आजकल गर्लफ्रेंड भी बॉयफ्रेंड के पीछे खर्चा करता है, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि कोई किसी के पीछे कितना भी खर्चा करे, लेकिन डिपेंड करता है क्या वो एबल है उस पर्टिकुलर खर्चा करने के लिए। अगर एबल है तो फिर उस वांट को हम लोग डिमांड बोल सकते हैं। सिंपल है। तो कुछ जोक्स पार्ट था लेकिन समझने के लिए था। मीन्स टू परचेस, जो भी चीज आप परचेस करना चाहते हो, क्या आप सच में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हो? मतलब क्या आप एबल, मतलब क्या आपका ये इच्छा है कि आप सच में वो प्रोडक्ट लेना चाहते हो या सर्विस, ऐसे नहीं कि सिर्फ मतलब बोले जा रहे हो कि मुझे लेना है मुझे लेना है, ठीक है। जैसे एक मूवी देख रहा था उस दिन, तो उस मूवी में
एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास एक बंदा, तो जिसका एक छोटा सा दुकान है सिलीगुड़ी में। तो दुकान जो है, तो दुकान में वो उसका बेसिकली वो क्लॉक वॉच होता है ना, वॉच का दुकान है, छोटा मोटा जो फुटपाथ लेवल में होता है। तो उसके बगल में एक दुकानदार है, तो वो हर साल कहीं ना कहीं जाता है, और जब भी, उतना भी बड़ा नहीं है लेकिन कभी कभार जाते हैं, तो उसका भी एक इच्छा था कि कभी वो फ्लाइट में चढ़े, मतलब उसका बगल वाला दुकानदार। तो जैसे वो फ्लाइट से आता है, तो आके सबके सामने पूरा एकदम मतलब दुकान का जो मोहल्ला है उसमें सबको सुनाते हैं कि फ्लाइट में ये होता है, फ्लाइट में वो होता है, एयर होस्टेस ऐसे करते हैं, फ्लाइट में टॉयलेट इस तरह से काम करता है। तो वो आके गप्पे सुनाते हैं। तो ये जो घड़ी वाला था, इसका भी बहुत दिन से सपना है कि वो भी कभी जाए, अपने बीबी को लेके घूम के आए। तो शादी होके 25 साल हो गया, ठीक है, बेटी भी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी आज तक कहीं नहीं जा पाए, इवन सिलीगुड़ी से बाहर नहीं निकल पाए। और सबसे बड़ा चीज, फ्लाइट में चढ़ना तो उसका मतलब बहुत दूर की बात, कभी प्रॉपरली ट्रेन में भी नहीं चढ़े, ऐसा मतलब ऐसा आदमी है। ऐसे भी लोग हैं हमारे सोसाइटीज में, आप सोच भी नहीं सकते, जिनका लाइफ बस मतलब एक डेली रूटीन पे बंधा हुआ है, वो अपने जगह से बाहर ही नहीं निकले प्रॉपरली, ऐसा बहुत लोग हैं। अब सवाल ये उठता है क्या, कि वो बंदा ना रोज वो दूसरे के सामने जाके बोलते, जैसे उसका बीवी का एक शौक था कि वो उसका बीवी को ताजमहल दिखाना चाहता है। तो पॉइंट ये कि ताजमहल अगर उनको बीवी को दिखाना है, तो सिर्फ मुंह पे बोलने तो नहीं होगा। वो रोज वो टिकट जहां पर कट का मतलब वो टिकट कटिंग जो दुकान वगैरह होते हैं, जो ट्रैवलिंग एजेंट्स होते हैं, उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि भैया कितना खर्चा आ जाएगा दिल्ली जाने का, अगर मैं फ्लाइट में जाऊँ तो कितने में हो जाएगा। तो सिंपली वो दुकानदार उसको बोलता है कि भाई जाना तो नहीं है, तो फिर फालतू में पूछ के टाइम क्यों बर्बाद करते हो। मतलब यहाँ कहने का मतलब यही है, क्या मीन्स टू परचेस है उसका। आप बात मेरा समझ रहे हो? प्लीज हाँ या ना में बोलना, थोड़ा स्टोरी हाँ के साथ सर। बोल रहा हूँ। तो मीन्स टू परचेस का यही मतलब होता है कि बहुत केस में ना हम लोग बोलते रहते हैं, लेकिन क्या सच में है? जब तक ये सच में नहीं बदलेगा ना, तब तक मीन्स टू परचेस वाला पॉइंट नहीं होगा। मतलब हम ताजमहल देखना चाहते हैं, मेरा बहुत शौक है, मैं देखे जाऊंगा तुम्हें, बीवी को रोज बोलते हैं रात को, हाँ, कि डिनर टेबल में कि इस बार तो ताजमहल जाएंगे ही जाएंगे। नहीं, सिर्फ बोलने से नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो लास्ट में वो लोग गया था, ठीक है, वो लोग ताजमहल घूम के आया था, वो भी फ्लाइट से ही आया था। तो अपना डिजरेबिलिटी हर एक कॉमन मैन भी पूरा कर सकता है। तो वो मीन्स टू परचेस का बात चल रहा था। छोटा छोटा साइकोलॉजिकल पैटर्न अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में थोड़ा फील करना चालू कर देना, तो ये सब डिमांड सप्लाई का जो टेक्निकल वर्ड्स है, ये बड़ा आसान लगेगा आप लोगों को। मैं थोड़ा इसी टाइप से पसंद करता हूँ पढ़ाना, और मैं चाहता भी हूँ कि आप लोग इसी तरह से डेली लाइफ के साथ जोड़ते हुए आप लोग बात को समझे। विलिंगनेस टू पे में अगर बात करें, क्या आप रेडी टू पे हैं? बहुत लोग शायद एबल है परचेस करने के लिए, लेकिन कंजूसी है, या फिर कुछ और रीजन हो सकता है। तो बहुत लोग होते हैं, बोल तो देते हैं कि भाई मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, बट दे आर नॉट रेडी टू पे, खर्चा नहीं करना चाहता एक एक पाई का भी ना। उनको ऐसा लगता है कि भाई, जैसे मैं अपने लाइफ में देखा, मेरा कुछ ऐसे फ्रेंड्स था, इवन मैं कुछ अपने और भी कुछ लोगों को देखा हूँ, वो ना मतलब अब वो बोलता है कि मैं अपने बेटा को ना ये पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अपने बेटी को वो पढ़ाना चाहता हूँ, मेरा कुछ फ्रेंड्स था, मैं ना मुझे ये बनना है, मुझे वो बनना है। और जब खर्चा करने का बात आता था, तब वो लोग चुप। तो मैं एक दिन उसको बोला कि देख बाबू, तू बोलता तो रहे रोज कि मुझे ये करना है वो करना है, बट सही जगह पे भी खर्चा करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी खर्चा कर दे। बट यू हैव टू रेडी, यू 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 शुड बी रेडी टू पे। बहुत केस में ऐसे होते हैं कि वो बनना तो चाहते हैं लेकिन खर्चा नहीं करना चाहता, ऐसा भी लोग हैं। तो तब जाके ना ये बात नहीं होगा। तो रेडी टू पे मतलब प्लान टू बाय, आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय करना है। अगर आपको एक अच्छा पढ़ाई भी लेना है, तो एक सही जगह से जहाँ ठीक लगता है वहाँ का एडुकेशन आपको लेना पड़ेगा। बात एक्सपेंसिव या सस्ता, ये अलग बात, ठीक है, बट पॉइंट ये है कि आपको करना पड़ेगा। रेडी टू पे, यू हैव टू रेडी टू पे। सर्टेन प्राइस होना चाहिए। बहुत लोग क्रिकेटर बनना चाहते हैं, लेकिन क्रिकेटर बनने के लिए जो खर्चा होता है वो करना नहीं चाहता, तो फिर क्रिकेटर कैसे बनेगा? तो लाइफ का डिमांड फुलफिल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। और सर्टेन प्राइस, एग्जैक्टली हर एक चीज का एक सर्टेन टाइम पे एक सर्टेन दाम होते हैं, और आपको उस पर्टिकुलर टाइम पे वो दाम देने के लिए रेडी रहना पड़ेगा एट ए गिवन प्राइस, क्वांटिटी डिमांडेड एट ए गिवन प्राइस। एंड फिफ्थ पॉइंट बताता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। हर डिमांड का एक सर्टेन टाइम होते हैं, हर डिमांड का, चाहे आज का टाइम हो या फिर मतलब आज के डेट में आपका पर्टिकुलर एक डिमांड हो। जैसे आप कुछ बनना चाहते हो, या फिर आपकी लाइफ का कुछ एस्पिरेशंस है कि हम ये खरीदना चाहते हैं, वो खरीदना चाहते हैं। तो जैसे कि आजकल सबका सबसे ज्यादा जो मुझे जितना दिखता है यूथ के अंदर,
उसका सबसे ज्यादा अगर शौक किसी चीज का मैं दिखता हूँ, मैक्सिमम केस में, हर एक का नहीं पर 90% केस में उनका बस एक ही शौक है कि उसको रोज कोई नया नया स्मार्टफोन दे दे। ठीक है, जो भी मार्केट में नया लॉन्च हो स्मार्टफोन, बस वो स्मार्टफोन उसके पास आ जाए जिसमें थोड़ा ज्यादा फीचर्स हो। ठीक है, किसी में फोटो में ये हो सकता है, किसी में गेम अच्छा खेला जा सकता है, किसी में पबजी शूट करता है अच्छा। तो अलग अलग मतलब उनके उसका उनका एस्पिरेशन उसी पे डूबा हुआ है, बस स्मार्टफोन ही उनको चाहिए। तो जो भी हो, तो उसका स्मार्टफोन कभी कभी तो जानबूझ के कोई कोई क्या करते हैं ना, जानबूझ के तोड़ देते हैं, मैं ऐसा भी देखा हूँ। जानबूझ के पुराना जो स्मार्टफोन था उसको तोड़ देते हैं, फिर नया फोन का डिमांड करते हैं। रिसेंटली मेरे घर पे मेरा बहन ही ऐसा किया, लेकिन वो आप लोगों से काफी बड़ा है फिर भी। तो मुझे ऐसा मतलब देखने को मिलता है कि मतलब कुछ भी करते हैं कि मुझे अभी फोन चाहिए सडन पीरियड ऑफ टाइम में, तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। तो जो भी हो, डिमांड एक कंटिन्यूअस फ्लो में होता है। फॉर एग्जाम्पल पर डे, पर वीक, पर ईयर ऐसे होता है, कि ऐसा नहीं कि आज कुछ मांगे और कभी और किसी दिन मिलेगा। हाँ, ऐसा नहीं, अगर आज कुछ बनना है तो आज ही मेहनत करो, कल मेहनत करने से नहीं होगा। ओके, ये सब तो कुछ बेसिक बात था डिमांड का। आई होप कि आप लोग फिर से बोर हो जा रहे होंगे कि ये सब तो पता है हम लोगों को। नेक्स्ट, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड पे हम लोग मेनली फोकस किएंगे करेंगे। डिटरमाइंस डिमांड पे ये चीज आप लोग याद रखना। मुझे उस दिन कोई पूछा था, मुझे याद आ रहा है कि डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी पी आर वाई टी ई ओ, है ना। डिमांड इक्वल्स टू पी पी आर वाई टी ई ओ। मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट करो। ये डिमांड इक्वल्स टू पी पी आर वाई टी ई ओ का जो खेल है, इसमें मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा आज। ये जो डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी पी आर वाई टी ई ओ है ना, इसमें P फॉर क्या है, प्राइस। PR फॉर क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। Y फॉर क्या है, इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। T फॉर क्या है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। मैं इस पे लास्ट क्लास में चर्चा किया था, मैं बस आज तुम लोग को रिपीट करा रहा हूँ 2 सेकंड। P for price, PR for price of related goods, Y for income of the household, T for taste and preference of the consumer, E for future expectation about price, and O for other factor। यहाँ पर मैं आज थोड़ा सा दूसरा टाइप में कुछ बात मुझे करना है। ठीक है, मुझे मिल गया मेरा बोर्ड, मैं बस आपको यहीं पर दिखाना चाहता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। आप लोगों को कुछ बोर्ड में दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके, एक सेकेंड। जैसे मुझे जितना याद आ रहा है कि हुजैब ने मुझे पूछा था कि सर ये फंक्शन जो है डिमांड का, क्या ये मैथ्स वाला फंक्शन ही है? जो लोग प्योर मैथ्स किए हैं कभी, प्योर मैथ्स में साइंस वाला जो मैथ्स का होता है, कॉमर्स में भी पढ़ा जाता है, उसमें ऐसा एक सिस्टम होता है। उसमें ऐसा होता है, जानते हो, कि जैसे फंक्शंस इक्वल्स टू, सॉरी, डिमांड इक्वल्स टू, डिमांड इक्वल्स टू डिमांड इक्वल्स टू functions of P, PR, Y, T, E and O। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ P, PR, Y, T, E, O, जिसपे P का मतलब क्या है, इस P का मतलब है आपका प्राइस। इसमें यही कह रहा है, क्या हो रहा है बार बार, ये जो प्राइस है मतलब कहना चाहता है कि प्राइस, डिमांड तुम किस पे डिपेंड हो, कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड तुम उठा लो, चाहे वो डिमांड कोई भी चीज़ का हो, चाहे वो एक मैगी पैकेट का हो सकता है, कोको कोला पेप्सी का हो सकता है, आपका कोई कार का डिमांड हो वो हो सकता है। तो एक कार का डिमांड, एक एक कार का डिमांड
यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है सॉफ्टवेयर में, एक सेकंड। डिमांड इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ पी पी आर वाई टी ई ओ। पी फॉर प्राइस हो गया आपका, पी आर फॉर रिलेटेड प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स हो गया। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि डिमांड, जो कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड, चाहे जैसे मैं बोल रहा था कि चलो एक कार का डिमांड, एक कार का डिमांड किस पे डिपेंड करता है? एक कार का डिमांड डिपेंड करता है, सबसे ज्यादा डिपेंड करता है कार के प्राइस पे, वो कार का दाम क्या है, या फिर जो कार आप लेना चाहते हो ऐसे रिलेटेड कार मार्केट में और क्या है। सपोज आपके मन में चल रहा है एक मारुति सुजुकी है, जो फेमस, इंडिया का सबसे बड़ा फेमस कंपनी है, लार्जेस्ट सेलिंग कंपनी इन इंडिया, मारुति सुजुकी। सुजुकी जापानीज कंपनीज है, आपको पता होगा। सुजुकी जापान का है और मारुति अपना इंडिया का है। आपको पता है इंडिया, मारुति जो है, मारुति इंडिया का सबसे पहला ऐसा कंपनी है जो हर एक के लिए कार मैन्युफैक्चरिंग करना चालू किया। ये प्रोजेक्ट था संजय गांधी का, ठीक है, ये राहुल गांधी का अंकल थे, मतलब राजीव गांधी का भाई थे, संजय गांधी का प्रोजेक्ट था। तो उन्होंने नहीं कर पाया था, बाद में जनता दल का गवर्नमेंट जब आया था उन्होंने लाया था मारुति को। तो मारुति उस टाइम पे सुजुकी के साथ, मतलब जापान का कंपनी है सुजुकी के साथ, तो इनके साथ मिलके बनाया था। जापान का सुजुकी के साथ मिलके इंडिया में मारुति सुजुकी बनाया था। तो सवाल है आप मारुति शायद सबको पसंद नहीं होगा लेकिन फिर भी, या फिर आपको टाटा भी इंडिया में बहुत अच्छा कार मैन्युफैक्चर करता है। तो या तो आपको टाटा का कोई कार चाहिए या तो मारुति सुजुकी का चाहिए। तो जैसे ही आप कोई कार को परचेस करने चले गए ना, तो आपके डिमांड में चल रहा है कि रिलेटेड गुड्स में कि क्या टाटा का कार लूं या मारुति सुजुकी का लूं। अब मैं ये समझाना चाह रहा था कि डिमांड इज द फंक्शंस ऑफ पी पी आर वाई टी ई ओ। इसका मतलब डिमांड तो किस पे डिपेंड है? कार का डिमांड तो किस पे डिपेंड है? मैं इन सब पे डिपेंड हूँ। मैं प्रोडक्ट के दाम पे डिपेंड हूँ, मैं रिलेटेड गुड्स के ऊपर डिपेंड हूँ, मैं इनकम, मेरा इनकम है क्या एक मारुति सुजुकी का कार लेने के लिए? क्या मेरा इनकम है एक टाटा का कार लेने के लिए? क्या मेरा टेस्ट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे, या फिर मेरे दिमाग में कोई वोक्सवैगन या टोयोटा चल रहा है? ठीक है, अगर मेरे दिमाग में टोयोटा या वोक्सवैगन चल रहा है तो मेरे लिए ये डिमांड का फंक्शंस फुलफिल नहीं करेगा। ठीक है, तो टेस्ट भी होना चाहिए आपको। लेकिन बहुत केस में ऐसा होता है कि टेस्ट तो हमारा बहुत हाईफाई होता है, लेकिन एबल टू परचेस के लिए आपका इनकम भी सपोर्ट होना चाहिए ना उसमें। जब तक इनकम सपोर्ट नहीं करेगा तब तक कैसे होगा? तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको समझना पड़ेगा। तो फिर फंक्शंस का मतलब समझ में आ रहा ना। जैसे हम लोग हिंदी में एक बात करते हैं कि अपेक्षा, मतलब किसी के लिए वेट करना, तो डिमांड वेट करता है इसके ऊपर। इसको मैं थोड़ा सा एक और तरीके से समझाना चाहता था कि अगर मानो कि एक गर्लफ्रेंड का डिमांड, क्या डिपेंड, किस पे डिपेंड करता है? गर्लफ्रेंड का डिमांड डिपेंड करता है, गर्लफ्रेंड का डिमांड डिपेंड करता है फंक्शंस ऑफ बॉयफ्रेंड, कि वो बॉयफ्रेंड क्या क्या चीज करता है। ठीक है, वो बॉयफ्रेंड का फंक्शंस पे डिपेंड करता है वो गर्लफ्रेंड का डिमांड। तो बेसिकली यही है फंक्शंस ऑफ डिमांड। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया। अगर नहीं आया तो फिर मुझे एक बार बोल सकते हो। ये फंक्शंस जो है, क्या ये फंक्शन क्लियर है? किसी को भी कुछ डाउट है तो पूछो। नहीं सर, क्लियर है। और किसी को? नहीं सर। नहीं सर। फोनটা নিয়ে যাবি না? हेलो, आवाज नहीं आ रहा था, किसी का सवाल था क्या? नहीं सर। ओके, नहीं सर, नहीं सर। मतलब फंक्शंस ऑफ डिमांड फुल्ली क्लियर है ना? हाँ सर। सेटरेस पेरिवेस के बारे में मैं लास्ट क्लास में बात किया था आप लोगों से, मैं एक बार बोल देता हूँ। सेटरेस पेरिवेस बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेटरेस पेरिवेस का क्या मतलब है? अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। ठीक है, मतलब जब भी हम लोग डिमांड को देखेंगे तो हमें हमेशा एक चीज पे ध्यान देना चाहिए कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, मतलब बाकी सारा चीज को एक इक्वलिटी पे रखना पड़ेगा। मैं ये चीज आज बताऊंगा कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट का एक पॉइंट यूज होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल या अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट,
ये क्यों यूज होता है, ठीक है, कि इसके पीछे का राज क्या है मैं अभी बताता हूँ आपको। कोई भी चीज में अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, डिमांड ऑफ ए कमोडिटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स प्राइस, बिकॉज व्हेन प्राइस इंक्रीजेस देन डिमांड डिक्रीजेस। जब दाम उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बढ़ता है तो उसका डिमांड कम होता है, और जब दाम बढ़ जाता है तब डिमांड कम हो जाता है, एंड वाइस वर्सा, मतलब तब जब दाम कम हो जाएगा तब डिमांड बढ़ जाएगा। ये जो घटना घटता है ना कि दाम कम होने पे डिमांड बढ़ना और दाम ज्यादा होने पे डिमांड कम हो जाना, दिस इज कॉल्ड सेटरेस पेरिबस। आपको ये वर्ड याद रखना चाहिए कि सेटरेस पेरिबस वर्ड कहाँ यूज होता है, ठीक है। सेटरेस पेरिबस मतलब इसका ये एक्चुअली लैटिन नेम है, ये सेटरेस पेरिबस मतलब प्राइस ऑफ द कमोडिटी में सेटरेस पेरिबस इस पर्टिकुलर जो घटना घटता है, मतलब ये जो इंसिडेंट होता है कि दाम बढ़ने से प्रोडक्ट का डिमांड कम हो जाना एंड दाम कम होने से प्रोडक्ट का डिमांड ज्यादा हो जाना, ये इंसिडेंट को सेटरेस पेरिबस कहते हैं। आप ये पॉइंट को याद रखिएगा। एंड प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज पे अगर बात करें तो रिलेटेड कमोडिटीज दो तरह का होता है, जिसमें हम लोग मेनली एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स। एक होता है कॉम्प्लीमेंट्री, एक होता है सब्स्टिट्यूट, जिसमें हम लोग याद होगा आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में हम लोग मेनली फोकस किए थे कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो होता है जैसे कि टी एंड कॉफी, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स मतलब जैसे कि टी एंड कॉफी, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, टी एंड कॉफी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बोल रहा था मुझे। टी एंड कॉफी तो सब्स्टिट्यूट गुड्स है, ठीक है। टी एंड कॉफी टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट है। कॉम्प्लीमेंट्री में हम लोग बात कर सकते हैं जो गुड्स दोनों एक साथ काम आता है, जो गुड्स दोनों एक साथ काम आता है। एक साथ काम जो आता है ना, जैसे पेन एंड इंक, ठीक है, कंप्यूटर्स का कंप्यूटर्स एंड माउस आप बोल सकते हो, ठीक है, पेट्रोल एंड बाइक बोल सकते हो, देयर आर लॉट्स ऑफ गुड्स, ठीक है, जो मतलब जो दोनों हैं तो काम है, एक अकेला का काम बहुत ही खराब है। जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, अगर इंसान पे बात करें तो ये लोग कॉम्प्लीमेंट करता है एक दूसरे को। आई होप कि आप लोग ये इस चीज भी लास्ट क्लास में समझे थे। तो टी एंड कॉफी हो गया, ये आपका हो गया सब्स्टिट्यूट, ये हो गया आपका सब्स्टिट्यूट। और क्या आता है, और आता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री में जैसे कि मैंने बोला कि कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक साथ होना चाहिए दोनों का काम, दोनों, एक अकेला का कोई काम नहीं। पेट्रोल है बाइक नहीं है, क्या काम, पेट्रोल है बाइक नहीं है, यू हैव ए पेट्रोल, लॉट्स ऑफ पेट्रोल बट यू डोंट हैव ए बाइक और कार, ठीक है। तो पेट्रोल एंड बाइक जो है ये क्या है, ये इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। जैसे इसमें रिलेशनशिप थोड़ा इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप मतलब क्या हो जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स के साथ दोनों गुड्स का दाम के साथ उसका डिमांड का रिलेशन, एंड कॉम्प्लीमेंट्री में भी दोनों का रिलेशन। जैसे हम लोग अगर इस पॉइंट पे थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा कर ले तो अच्छा रहेगा। एक बार टी एंड कॉफी में 2 सेकंड बात कर लेते हैं। आप लोग देखो टी एंड कॉफी कैसा गुड्स है, टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट गुड्स है। अब सवाल ये उठता है कि अगर टी का प्राइस बढ़ता है, अगर टी का प्राइस इंक्रीज होता है, टी का प्राइस इंक्रीज होगा तो कॉफी का डिमांड में क्या होगा, कॉफी का डिमांड में क्या होगा, टी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफी का डिमांड बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा, कॉफी का डिमांड इंक्रीज करेगा, क्योंकि चाय का दाम पहले से बड़ा है। अगर चाय का दाम पहले 100 ग्राम चाय का दाम पहले अगर 50 रुपया होता था, 100 ग्राम चाय, इसका प्राइस कितना होता था, ₹50, अभी उसका दाम बढ़ के हो गया 60, ठीक है। तो कॉफी का दाम थोड़ा सा नॉर्मली ज्यादा होता है, लेकिन एक चीज आप लोग ध्यान पे रखना, कॉफी का यूज कम होता है। एक 4 कप चाय बनाने में जितना चाय लगता है, 4 कप कॉफी बनाने में उतना कॉफी नहीं लगता। तो अगर आप क्वांटिटी वाइज कंपेयर करेंगे ना तो दोनों सिमिलर दाम पे ही आ जाएगा। इंडिया में कहाँ कॉफी होता है और कहाँ चाय होता है पता है आप लोगों को? हाँ, आसाम में सबसे ज्यादा चाय होता है। आसाम से हमारे यहाँ पर 2 बंदा है, आसाम में सबसे ज्यादा चाय होते हैं, और दार्जिलिंग का चाय बहुत फेमस माना जाता है, और कॉफी होता है साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया में कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु का एक पूरा जोन है, ठीक है। वेस्टर्न घाट्स में कॉफी बहुत ज्यादा होता है। तो इंडिया कॉफी चाय दोनों अच्छा बना लेते हैं।
तो पॉइंट ये होता है कि इंडिया में दोनों मिलता है, लेकिन कॉफी का सबसे फेमस कॉफी मिलता है ब्राजील में। सबसे ज्यादा अच्छा फेमस कॉफी होता है ब्राजील का, और चाय सबसे फेमस होता है इंडिया का। और भी कंट्रीज है जहाँ चाय अच्छा होता है, बट इंडिया का चाय बहुत ही फेमस है। तो ये आपका हो गया, चाय का दाम बढ़ के 50 से 60, और कॉफी का दाम पहले मानो कि चल रहा था छोटा सा का दाम 100, अभी उस वो उतना ही है, उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं आया। तो क्योंकि चाय ज्यादा लगता है, तो अभी वो बंदा क्या करेगा, इसका दाम बढ़ा है तो कॉफी के दाम में ज्यादा चेंजेस नहीं आया, ये शायद 80 में ही चल रहा है मानो। तो वो बंदा क्या करेगा ना कि चाय का दाम में इंक्रीमेंट हुआ है, तो कॉफी अभी बोलेगा नहीं चाय नहीं पीना है, तो चलो कॉफी ले लेते हैं, क्योंकि कॉफी में कोई दाम ज्यादा बढ़ा नहीं है। तो क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स में एक का दाम बढ़ता है तो दूसरे का डिमांड बढ़ता है, तो रिलेशन कैसा हो गया, रिलेशन हो गया पॉजिटिव, रिलेशन हो गया पॉजिटिव। एक का दाम बढ़ेगा तो दूसरे का डिमांड बढ़ेगा, रिलेशन हो गया पॉजिटिव, पॉजिटिव रिलेशन। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर। यहाँ पर थोड़ा सा ना मैं जिस पेन से लिख रहा हूँ, यहाँ थोड़ा सा ये सॉफ्टवेयर उतना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, रबर वगैरह। दूसरा सॉफ्टवेयर जो है ना जहाँ से अच्छा होता है, वो सॉफ्टवेयर थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा है, इसलिए थोड़ा सा ना रब करने में दिक्कत हो रहा है मुझे। कॉम्प्लीमेंट्री में अगर बात करें, सब्स्टिट्यूट का रिलेशन कैसे हो गया फिर, पॉजिटिव रिलेशन हो गया, एक का दाम बढ़ेगा दूसरे का डिमांड बढ़ेगा। उल्टा भी होगा कि जब टी का दाम कम होगा, जब टी का दाम कम होगा, ठीक है, जब टी का दाम प्राइस जब कम हो जाएगा तो कॉफी का डिमांड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जब टी का प्राइस कम होगा, टी का प्राइस कम हो जाएगा, तो कॉफी के डिमांड पे क्या हो जाएगा, कॉफी के डिमांड पे, बढ़ जाएगा। कॉफी का डिमांड क्या होगा, कम होगा। टी का प्राइस टी कम कम होने होगा। वाला है, टी का प्राइस ओ हाँ हाँ। कम होने वाला है ना। तो टी का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो कॉफी का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि लोग अभी जो लोग कॉफी चाय पीता था ना, क्योंकि दाम कम हुआ है, प्राइस कम हुआ है, तो फिर से वो लोग चाय में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, तो कॉफी का डिमांड लो हो जाएगा। तो सिंपल बात है कि ये दोनों केस में रिलेशन पॉजिटिव है, मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगा, टी कॉफी, प्राइस बढ़ेगा डिमांड बढ़ेगा। और इसमें अगर बात करें तो प्राइस कम होगा, डिमांड भी कम होगा। समझ में आ रहा है? हाँ, ये है आपका पॉजिटिव पॉजिटिव रिलेशनशिप ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब मैं 2 सेकंड बात कर लेता हूँ कॉम्प्लीमेंट्री पे। कॉम्प्लीमेंट्री पे क्या होगा, पेट्रोल एंड बाइक का एग्जांपल ले लेते हैं। पेट्रोल एंड बाइक, पेट्रोल एंड बाइक पे अगर बात करें, पेट्रोल का दाम अगर पहले मानो कि 70 है, पेट्रोल का दाम बढ़ के हो गया 80 या 90, ज्यादा हो गया, तो 1 लीटर पेट्रोल का दाम 70 से 90 हो गया। बाइक का डिमांड पे क्या होगा, इसका प्राइस बढ़ा है, इसका प्राइस बढ़ा है, बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। क्यों? कोई बोलेगा सर इसका दाम 70 से 80 होगा या 90 होगा, तो बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। हाँ, बाइक का डिमांड कम हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही दाम 10 रुपया 20 रुपया बढ़ जाता है ना, तो मिडिल क्लास को बहुत तंग होता है, क्योंकि 1 लीटर तो तेल में तो बाइक रेगुलर नहीं चलता, डेली तेल भरना पड़ता है। तो कुछ लोग, जो लोग पहले सोच रहा था कि नहीं मैं बाइक लेके काम कर लूंगा क्योंकि मेरा सस्ता पड़ जाएगा, लेकिन अगर लीटर पे 10 रुपया 20 रुपया का बाइक का पेट्रोल का या डीजल का दाम बढ़ गया ना, तो वो बोलेगा नहीं अभी बाइक नहीं लेना है, तो ऑटोमेटिकली बाइक का डिमांड कम हो जाएगा। अगर ये सस्ता होकर 70 से 60 हो जाएगा ना, तो फिर से वो लोग शिफ्ट होके इसका डिमांड को बढ़ा देगा, किसका, बाइक का डिमांड को बढ़ा देगा, बाइक का डिमांड को बढ़ा देगा। समझ में आ रहा है? बोलो। तो रिलेशनशिप कैसा हाँ हो सर। गया, नेगेटिव। रिलेशनशिप कैसा है, इसको कहते हैं इनवर्स रिलेशन। दिस इज कॉल्ड इनवर्स, नेगेटिव मत बोलना, हाँ, इनवर्स रिलेशन मतलब उल्टा काम करता है। पेट्रोल का दाम कम होता है तो बाइक का डिमांड बढ़ता है, पेट्रोल का दाम ज्यादा होता है तो बाइक का डिमांड कम होता है। ये होता है नॉर्मल कॉन्सेप्ट। अरिजीत, अरिजीत है क्या? यस सर। समझ में आ रहा है रे बाबू? हाँ सर, यस सर। कोई क्वेश्चन है क्या? नो सर। ओके, हुजैब कुछ क्वेश्चन है बता।
ओके ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। ओके चलो मैं फिर से आता हूँ पीडीएफ में। ओके, क्या कोई कुछ पूछेगा क्या? तो ये था एकदम बेसिक में डिमांड का फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड एंड व्हाट डिटरमाइंस डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इनकम ऑफ द हाउस होल्ड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखते हैं। अगर आपके घर में इनकम है तो ही जाके ना आप प्रोडक्ट में डिमांड कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम लोग उस दिन भी पढ़े थे कि नॉर्मल एंड लग्जरी गुड्स पे, अगर बात गुड्स नॉर्मल गुड्स का हो, नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, म्यूट कर लो ना प्लीज, म्यूट कर लेना। नॉर्मल गुड्स में क्या होता है, अगर गुड्स नॉर्मल एंड लग्जरी, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मल लग्जरी गुड्स का डिमांड बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर गुड्स इंफीरियर है, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो इंफीरियर गुड्स का डिमांड कम हो जाएगा। तो इन केस में रिलेशनशिप इनवर्स है और इस केस में रिलेशनशिप पॉजिटिव है। तो ये सब हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किए थे। इन केस ऑफ नेसेसरीज, अगर बात जरूरतमंद चीज का हो, ठीक है, तो पहले इंक्रीमेंट होता है। अगर जरूरत, जैसे हम लोग एग्जाम्पल भी लिए थे कि अगर अंबानी का फैमिली हो, प्लीज म्यूट करो प्लीज, किसी का म्यूट नहीं है, म्यूट करो, मैं बाद में क्वेश्चन लेता हूँ आप लोगों से। म्यूट करो, मैं क्वेश्चन लेता हूँ बाद में। नेसेसरीज के केस में पहले डिमांड बढ़ेगा बहुत ज्यादा, नेसेसरीज में डिमांड पहले बहुत ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ना वो कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे मैं आपको बोला था कि अगर नेसेसिटी कितना भी, जैसे तेल, आटा, चावल नेसेसिटीज गुड्स में आते हैं, तो चाहे ऑयल हो, आटा हो, चावल हो, अंबानी के घर में वो लोग तो बहुत ज्यादा इनकम करते हैं, मतलब दे आर लाखों करोड़ का इनकम है उनका, ठीक है, एक आध करोड़ का नहीं, लाख लाख करोड़ का इनकम है, बिलियन डॉलर का ओनर है वो लोग। तो क्या वो लोग कितना किलो का चावल खाता होगा, कितना किलो का गेहूं खाता होगा? चलो जोर से जोर 500 रुपया किलो का गेहूं ले लेते हैं। हाँ, मतलब नॉर्मली हम लोग 500 रुपया किलो गेहूं तो मैं कभी नहीं देखा, ठीक है, 100 रुपया किलो हो सकता है, बट 500 किलो गेहूं मैंने तो नहीं देखा। पर फिर भी 2 मिनट के लिए मान लेते हैं कि बाहर से मंगवाता होगा, तो 500 रुपीज किलो का गेहूं वो लोग खा लेगा, लेकिन इससे ज्यादा तो नहीं ना। तो इसीलिए अगर बात नेसेसिटीज का हो तो स्टार्टिंग में डिमांड बढ़ेगा, बात अगर नेसेसिटीज का हो स्टार्टिंग में डिमांड बढ़ेगा, फिर धीरे धीरे वो उसका कांस्टेंट हो जाएगा। टेस्ट एंड प्रेफरेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा रखता है कि अगर आप कोई भी चीज बहुत दिल से चाहते हो, चाहे दाम क्या भी कुछ भी हो, आप उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, फ्यूचर में दाम बढ़ेगा। शेयर मार्केट में बात हुआ था कि अगर चीज का शेयर मार्केट में से होता है ना कि फ्यूचर में शेयर का दाम बढ़ेगा तो आज उसका डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, फ्यूचर में दाम कम होगा तो आज डिमांड कम हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेयर मार्केट। अदर फैक्टर्स, बहुत अदर फैक्टर्स भी होता है कोई भी प्रोडक्ट डिमांड को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे पॉपुलेशन साइज, जिस पर्टिकुलर एरिया में आप अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हो, डिमांड देखना चाहते हो, वहाँ पॉपुलेशन अगर हाई है तो आपका बहुत अच्छा बिजनेस चलेगा। पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, जैसे पूरा दुनिया इंडिया को एक बहुत बड़ा मार्केट समझता है, क्यों? इंडियन पॉपुलेशन में स्किल्ड बहुत कम दिखता है आजकल, ठीक है, पहले होता था, बहुत हाईली स्किल्ड कंट्री था हमारा, ठीक है, नष्ट हो चुका है, ठीक है, बार बार इन्वेजन हो के हमारा कंट्री का स्किल पूरा गायब हो चुका है। इतना बार लूटा ना हम लोगों को, ये अलग बात कि हमने लूटने दिया, किसी को इतना भी दोस्ती का हाथ बढ़ाना नहीं चाहिए कि कोई भी आके हमें लूट के चले जाए। इतना भी मतलब वो सादा आदमी नहीं होना चाहिए, इतना भी भला इंसान नहीं होना चाहिए। इंडिया जैसा जितना बार अटैक हुआ है हिस्ट्री में, आप किताब छान के देख लो, दुनिया में कोई भी कंट्री इतना बार अटैक नहीं हुआ है, इंडिया बहुत बार अटैक हुआ है। मतलब ये बहुत ही खतरनाक बात है। जो भी हो, आज दुख होता है मुझे कि इंडिया का लोगों के अंदर स्किल कम है, तभी जाके आज इंडिया बहुत बड़ा मार्केट बना है। स्किल है, ऐसा नहीं है स्किल नहीं है, लेकिन 135 करोड़ एक, जैसे अमिताभ बच्चन साहब एक बहुत अच्छा बात करते हैं, उनका कहना होता है कि 135 करोड़, 132 करोड़ ऑफिशियली, 135 करोड़ अनऑफिशियली, जो भी मानो, 135 करोड़ हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, हम लोगों को खराब लगता है कि इतना हाई पॉपुलेशन कंट्री में क्या हो जाएगा, इस कंट्री का तो कुछ होने वाला नहीं है, ऐसे बात हम लोग करते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन साहब एक गजब का बोलते हैं, हम लोग ये देखते हैं कि 135 करोड़ पॉपुलेशन हमारे लिए भीड़ है, हमारे लिए प्रॉब्लम है। कभी हमने ये सोचा कि 135 करोड़ ब्रेन है, 135 करोड़ दिमाग है। कभी 135 करोड़ दिमाग को काम पे लगाएंगे तो दुनिया में कोई कंट्री है जो हमसे लड़ लेगा?
कोई बोलेगा चाइना है, चाइना तो हमेशा खतरा है, लेकिन वो लोग अपना स्किल को बड़ा डेवलप करता है। क्या बात को समझ में आया है आपको कि साइज ऑफ पॉपुलेशन में हम लोग मार्केट बनाए हैं, लेकिन अभी हम लोगों को ना हमारा चीज दूसरे को बेचना जरूरी है। जैसे एक चीज अपना प्राइम मिनिस्टर बार बार बोल रहे हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर आपको पसंद हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका बात आपको समझना पड़ेगा कि लोकल प्रोडक्ट को वोकल बनाना पड़ेगा और ग्लोबल बनाना पड़ेगा। मतलब आपके लोकल एरिया में जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐसा कुछ करो जैसे चाइना अपना प्रोडक्ट को दुनिया भर में बेचता है ना, सिमिलर वे में आपको भी इंडिया का प्रोडक्ट बाहर बेचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये करंटली अपना प्राइम मिनिस्टर का रिसेंट जो फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से मार्केट में डिक्लेरेशन हुआ है, तो उसमें 20 लाख करोड़ का दिया है, 20 लाख करोड़ का दिया है। जानते हो 20 लाख करोड़ टोटल पैकेज दिया है ताकि हम लोग सेल्फ डेवलप इंडिया बना पाए। सेल्फ डेवलप इंडिया मतलब समझते हो कि इंडिया अपने आप में ही डेवलप होगा, सेल्फ एम्प्लॉयड होके, जॉब नौकरी करके पागल नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी हो, साइज ऑफ पॉपुलेशन बहुत एक इंपॉर्टेंट मुद्दा रखता है कि मार्केट साइज को डिटरमाइन करने में, कि कोई भी कंट्री का मार्केट, कोई भी एरिया का मार्केट, आप कहीं भी मार्केट में कुछ भी चीज बेचना चाहो तो आप डिमांड तभी डिटरमाइन कर सकते हो वहां का पॉपुलेशन से। कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कैसा लोग है, मतलब बहुत ज्यादा बच्चा लोग है तो बच्चे का चीज ज्यादा बिकेगा, बहुत ज्यादा बूढ़ा लोग है तो बूढ़ी लोगों का चीज बिकेगा। इस तरह से आप अपना मार्केट डिमांड सर्वे कर सकते हो। जैसे कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में कोई बनाता है ना, चाइना, यूएसए, तो वो इंडिया के ऊपर एक बहुत बड़ा मार्केट बना लेते हैं कि भाई इंडिया में लोगों को तो कुछ बनाना नहीं आता अपना, बस खरीदना आता है। और हम लोग अपना जितना पूंजी होते हैं, इनकम किया हुआ, हम लोग बस उस पर खर्चा करने के लिए ना हमेशा उतावले होते हैं, लेकिन कभी हमें ऐसा मन नहीं होता कि हम भी कुछ मैन्युफैक्चर करें, हम भी कुछ सर्विस दे, फॉरेन का लोग आके वो खरीद के जाए। ऐसा लोगों का संख्या बहुत कम है। अगर होता ना तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो रेशियो है, इंडिया बहुत ज्यादा इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी बन के रखा है करेंटली अभी भी। अगर यहाँ से हमको बाहर निकालना है तो अगला 10 साल मेहनत करेंगे तो जाके बन पाएंगे। और ऊपर से ये कोरोना जैसा डिजीज आ गया, इंसान के मतलब काम पे रोक टोक लग गया। उसके बाद तो पॉलिटिकल प्रॉब्लम, बॉर्डर इशू, दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम तो है। डिफेंस का खर्चा, बहुत खर्चा है, कंट्री चलाने में इतना आसानी नहीं है। पाकिस्तान जैसा कंट्री तो लूट चुका है, कुछ नहीं है उनके पास। ठीक है, 2 दिन बाद आप सुनोगे, गारंटी देता हूँ कि चाइना कब्जा कर लिया है। ऑलरेडी कब्जा में है चाइना, पाकिस्तान को ऑलरेडी कब्जा कर लिया। तो ऐसा कंट्री नहीं बनाना चाहिए। कंट्री का फाइनेंशियल कंडीशंस को डेवलप करना, कंट्री का एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वहाँ का लोगों को इंडिया कर रहा है, लेकिन प्रोसेस थोड़ा स्लो है, मतलब ये सबको लगता है, लेकिन पोटेंशियलिटी बहुत है इंडिया के पास। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे भी हम लोग बात किए थे, चर्चा किए थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम पे, व्हाइल इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इनकम इन द कम्युनिटी लीड्स टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, सो एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इस पे मैंने चर्चा किया था कि अगर एक कंट्री बिजनेस पे डेवलप होगा तो उस कंट्री का एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अच्छा होगा। मतलब इनकम अच्छा होगा तो कंजम्पशन भी अच्छा होगा ना। अगर हम लोग अच्छा कमाएंगे तो अच्छा खाएंगे भी। लेकिन ये पॉइंट ऐसे नहीं कि कुछ लोग अच्छा कमाए और कुछ ही लोग अच्छा खाए। अगर सारा का सारा कंट्री के अंदर सारा का सारा लोग, मतलब जितना लोग रहते हैं, अगर सबको ही अच्छे से इनकम करे तो जाके एक कंट्री डेवलप हो सकता है। जैसे मैंने आपको रशिया का एग्जांपल लिया था, आपको याद होगा, रशिया, इवन चाइना ऑल्सो, ठीक है, रशिया, चाइना, क्यूबा जैसा कंट्री, जहां पर ना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है। मतलब अगर हर एक जगह ना एक इक्विटेबल इनकम लेवल पे बना है तो एक ना प्रॉपर लेवल में एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा झोपड़पट्टी और बहुत बड़ा बिल्डिंग दोनों है, ये अच्छा लगता नहीं है। आपको पता है, ये मैं आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ ना, आप पता हो तो आप जानो प्लीज। ये जगह का नाम, जगह देखो एक बार, धारावी, नाम सुने हो कभी? नहीं सर। मुंबई का एरिया। ये सर मुंबई का वो सबसे बड़ा झोपड़पट्टी। हाँ, मुंबई का झोपड़पट्टी और इंडिया का भी सबसे बड़ा स्लम है, वर्ल्ड का भी वन ऑफ द, ठीक है, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट झोपड़पट्टी है। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो, ये है फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे इंडोनेशिया का एक कोई जगह आता है। इंडिया का सेकंड बड़ा झोपड़पट्टी है कलकत्ता में, टिकियापाड़ा। जो लोग कोलकाता से हो उनको पता होगा, या फिर अगर हावड़ा में कभी ट्रेन से आते हो
तो हावड़ा से पहले आता है वो स्टेशन टिकियापाड़ा, आसपास का साइड बहुत ज्यादा स्लम है, सेकेंड लार्जेस्ट है। ये देखो, दिख रहा है आपको इमेज? हाँ, ये इमेज से कोई मायने नहीं रखता, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये देखोगे तो आप चौंकोगे अभी कि सर क्या कह रहे हो। ऐसे तो ये मतलब एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के हिसाब से बात तो है ही, लेकिन साथ में आप और एक चीज भी देखो, दिख रहा होगा, धारावी इज ए लोकेलिटी इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, कंसिडर्ड टू बी द one of Asia's largest slums. Dharavi has an area of just 2.1 स्क्वायर किलोमीटर, 2 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसमें 10 लाख लोग रहते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर में 2,77,136, 2,77,136 पर स्क्वायर किलोमीटर में लोग रहते हैं। वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज इन द वर्ल्ड। डेंसली पॉपुलेटेड, इतना ज्यादा लोग, मतलब यहाँ तो कोरोना मतलब हर एक का है, मतलब अगर वहां पर कोरोना एक बार घुसा है तो जाने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये पॉइंट देखो थोड़ा सा, Dharavi has an active informal economy which numerous household enterprise employ many of slum residents. Leather, textile, pottery products are among the goods made inside Dharavi. The total annual turnover has been estimated at over $1 billion US. पटना खुद नहीं कर सकता, कलकत्ता करता है, ठीक है, लेकिन इंडिया में बहुत सारा सिटीज है जो अकेला नहीं कर पाता इतना। $1 बिलियन, आप कुछ समझ पा रहे हो? मतलब इतना अमाउंट का बिजनेस होता है धारावी में, लेदर, टेक्सटाइल, पॉटरी प्रोडक्ट का। बस्ती है, मतलब ये इंडिया का एक प्रॉब्लम है कि वो बस्ती है तो हम लोग वहां से काम करा लेते हैं, लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि ये बस्ती को बस्ती नहीं रहना चाहिए, कुछ तो डेवलपमेंट होना चाहिए। और यहाँ का लोगों का भी प्रॉब्लम है कि अगर उनको बस्ती से घर भी दिया जाता है ना, ये घर छोड़ के बस्ती में आके रहना चालू कर देता है और वो घर किसी को रेंट पे दे देता है या बेच देते हैं। दैट्स ए डिफरेंट इशू, सोशल इशू। मैं उस पर अभी उतना ज्यादा बात नहीं करूंगा। मैं बस आपको इकोनॉमिकली एक चीज बताना चाह रहा था कि आप बस देखो कि एक झोपड़पट्टी क्या इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकता है। दैट इज द मेन इशू जो मैं आपको बताना चाह रहा था, ठीक है। ये देखो यहाँ पर एक मैप है जो धारावी जैसे मतलब और भी स्लम्स कहाँ कहाँ है उसका एक इमेज है। मेक्सिको में है, ये देखो, दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है। ये अपना धारावी है, ठीक है, ये मुंबई में येलो पॉइंट, ठीक है। और बाकी देखो यहाँ पर भी है, ये आपका पाकिस्तान के नीचे वाला कुछ एरिया है, यहाँ है, मेक्सिको में है, नॉर्थ साउथ अमेरिका में बहुत सारा है। तो ऐसे स्लम्स बहुत सारा जगह में है, लेकिन फिर भी अपने देश में स्लम्स इतना क्यों रहेगा अगर इतना अच्छा बिजनेस देता है। आपको बता दूं, आप सुन के आपको खुशी होगा कि हर साल यहाँ पर मतलब धारावी का केस स्टडीज करने के लिए मतलब हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से हर साल कोई ना कोई आता है। हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से स्टूडेंट का टीम आता है धारावी के ऊपर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, ठीक है। जस्ट यू कैन इमेजिन कि मतलब इतना अच्छा मतलब बिजनेस होता है वहाँ पर, और इतना टैलेंटेड। ये मुंबई, कलकत्ता, अलग अलग सिटीज में जो भी चीज बेचता है ना, वो हर एक चीज ये एक्चुअली ये धारावी में बनता है। बहुत सारा मूवीज बना है इसके ऊपर, स्लम डॉग मिलेनियर, सलाम बॉम्बे, धारावी बोल के, ये देखो सलाम बॉम्बे, सब बहुत ही फेमस ऑस्कर नॉमिनेटेड मूवीज है, ऑस्कर विनिंग मूवीज है, बहुत अच्छा अच्छा मूवी है। लेकिन मूवी बना है गली बॉय, हाँ, बहुत, ये सब धारावी में बना है। लेकिन मुझे खराब ये लगता है कि फिर भी ये जगह को हम लोग डेवलप नहीं कर पाते, इस एरिया का लोगों का मेंटेलिटी को बदल नहीं पाते, लेकिन इतना अच्छा बिजनेस देता है। जब भी हो, क्या बात आपको समझ में आया मैं क्या कह रहा था? हाँ सर। हाँ, तो कहने का एकदम सिंपल मतलब है कि इकोनॉमिक्स पढ़ के अगर इकोनॉमी लेवल में चेंजेस ना आए तो फिर ऐसा इकोनॉमिक क्यों पढ़े, ये मुझे लगता है। एक दिन में तो नहीं होगा, रातों रात में तो नहीं होगा। हम लोग देश को अकेला तो नहीं बदल सकते, लेकिन अगर हर कोई अपने अपने स्किल लेवल से कुछ ना कुछ करना चाहे तो देश बदल सकते हैं। सिर्फ कुछ प्राइम मिनिस्टर्स पे, कुछ चीफ मिनिस्टर पे गलती और उंगली उठा के ना कुछ नहीं हो सकता। ये मेरा पर्सनल मानना है, आप मानो या ना मानो। हम लोग ना मतलब बात बात में ना अपना प्राइम मिनिस्टर को, अपना चीफ मिनिस्टर को दोष दे देते हैं कि भाई इन्होंने क्या किया, इन्होंने तो बर्बाद करके रखा। हाँ, लेकिन कभी अपने आप को हम लोग पूछे हैं कि हमने क्या किया, अपने अपने कंट्री के लिए क्या किया, हमारे फैमिली के लिए क्या किया? कभी सोचा? अगर एक एक बंदा, चलो फैमिली कंट्री के लिए मत करो, देश प्रेम जगने के लिए तो बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, ठीक है, वो जिसको बोलते हैं जातीयता बोध, ठीक है, मतलब देश प्रेम बहुत बड़ा बात है। लेकिन अगर कम से कम खुद को प्यार करते हैं हम लोग,
मैं अपने आप को भी बोलता हूँ और आपको भी सवाल कर रहा हूँ, अगर आप में से कोई करते हो तो उसको मेरा सलाम, लेकिन अगर नहीं करते हो तो सोचा करो कि अगर मैं खुद को प्यार करता हूँ, अगर मैं अपने फैमिली को प्यार करता हूँ, कभी मैं सोचा कि अपने फैमिली के लिए, अपने लिए मैं क्या कर सकता हूँ? कभी नहीं सोचते हम लोग। अगर सोचते ना, एक एक घर अगर बदल जाए तो एक सोसाइटी बदल जाएगा, एक सोसाइटी बदलेगा तो एक गांव बदल जाएगा, एक गांव बदलेगा तो एक डिस्ट्रिक्ट बदलेगा, एक डिस्ट्रिक्ट बदलेगा तो एक स्टेट बदलेगा, एक स्टेट बदलेगा तो पूरा इंडिया बदलेगा। लेकिन हम लोग ये सब कभी नहीं सोचते, बस एक दूसरे पे उंगली करते हैं, ठीक है, पॉलिटिशियंस के साथ मतलब पॉलिटिशियंस को गाली देते हैं, कभी खुद पे कभी सवाल नहीं उठाते कि भाई हमारा क्या कसूर, कभी नहीं करते। हर एक स्टेट का अपना अपना पर्सनल प्रॉब्लम है, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी अपना अपना। ये कश्मीर का भी जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ये ना कुछ इंटरनली बना हुआ प्रॉब्लम है, इंसान चाहे तो खत्म कर सकता है आराम से। बंगाल में भी प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, ठीक है, ममता दीदी तो जीने नहीं देता। मेरा घर माओइस्ट एरिया में है, हाँ, वहां पर आज भी दिक्कत हो, मतलब इतना दिक्कत है ना, दिन दहाड़े लोग खून हो जाते हैं, ठीक है। तो कश्मीर में बहुत ज्यादा बड़ा इशू है, लद्दाख का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, नॉर्थ ईस्ट में प्रॉब्लम है। लेकिन ये सब प्रॉब्लम सॉर्ट आउट खुद को करना पड़ेगा, क्योंकि काम पे फोकस करना चाहिए हम लोगों को, ठीक है, हम लोगों को ना काम पे फोकस करना चाहिए, अपने आप में फोकस करना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली कंट्री फोकस्ड हो जाएगा। तभी जाके, मेरा कहने का एक ही मतलब है, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है ना, ये जितना अच्छा होगा ना, ये उतना अच्छा अपने इकोनॉमी को बना पाएगा। चलो, अगर बात ज्यादा हो जा रहा है कोई बात नहीं, मैं वापस आता हूँ, लेकिन मैं अभी आपको बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। चलो, आज का क्लास का वन ऑफ द मेन टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड, जिसके लिए मैं सोच रहा था। लॉ ऑफ डिमांड बड़ा इंटरेस्टिंग है। लॉ ऑफ डिमांड पे अगर बात करें तो प्लीज समझो, ये लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स क्या बताता है। लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अगर हर चीज इक्वल है, there is an inverse relationship between price and quantity demand of a commodity. That is, if price of a commodity falls, the quantity demanded of it will rise, and if price of the commodity rises, is quantity demanded will decline. अब यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, चलो कोई किसका नाम लूँ, चलो आदित्य पटना, पटना आदित्य। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, एक सवाल है तुझे, मैं तुझे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि कलकत्ता से दिल्ली आने, सॉरी, पटना से कलकत्ता आने का क्या एक्सपेंस क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना लग जाता है? ट्रांसपोर्टेशन मतलब सर किस चीज में है सर? बताओ फिर तू, नॉर्मल ट्रेन में? तू जिसमें आता है उसी का नाम बता दे। जैसे सर फ्लाइट का 4500 पर पर्सन। ओके, ठीक है, छोड़ो, बस मुझे यही जानना था। 4500 पर पर्सन अगर फ्लाइट में आते हो तो, ठीक है। अब मेरा सवाल यही है कि जैसे ही मैंने पूछा, ऐसे आदित्य ने बहुत अच्छे से, बहुत दिमाग लगा के पूछा, सर किस पे आना है, ठीक है, ये तो वेरी गुड थिंग। बट मैं यहाँ पर एक चीज बोलना चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने आदित्य को पूछा कि आदित्य पटना से कलकत्ता कैसे आएगा, तो आदित्य ने जवाब दिया कि 4500 पर पर्सन फ्लाइट से। तो यहाँ पर आदित्य ने एक चीज ख्याल किया कि वो अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कर दिया, या फिर अदर थिंग रिमेनिंग कांस्टेंट कर दिया, है ना। मतलब उसने ट्रेन को कांस्टेंट रखा, उसने बस को कांस्टेंट रखा, वो प्राइवेट कार से भी आ सकता है, उसको भी कांस्टेंट रखा, उसका मन चले तो वो चल के भी आ सकता है। जैसे हम लोग देखे हैं, ये लॉकडाउन में कितना सारा लोग अलग अलग स्टेट से हजार हजार किलोमीटर चल के आया है। इवन कोई कोई माँ तो अपना बच्चा को भी रास्ते में जन्म भी दिया है, ऐसा भी दिन देखे हम लोग लॉकडाउन में। आप लोग मतलब देखे होंगे, मैं अकेला नहीं, कुछ कर तो नहीं पाए, लेकिन सलाम कर सकते हैं। सच में, मतलब ऐसा हालत में बहुत लोगों का जान भी चला गया। तो इट्स अ वेरी वेरी टफ सिचुएशन, जो भी हो। लेकिन यहाँ पर मैं यही कहना चाह रहा था कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल में अगर हम किसी एक चीज पे बात करेंगे तो बाकी चीजों को कांस्टेंट रख देंगे। अगर हम बात करते हैं प्लेन का तो बाकी चीज को कांस्टेंट कर दिया ना, जब हम बात करेंगे ट्रेन का तो बाकी चीजों को कांस्टेंट कर देंगे। तो ये अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इसीलिए कहना पड़ता है, क्योंकि अगर हम किसी बाकी चीजों को इक्वल मतलब कांस्टेंट या इक्वल नहीं रखेंगे और हर एक चीज को वैरी कर देंगे, हर एक चीज अगर वेरिएबल हो जाएगा ना, तो हम कभी भी ना पर्टिकुलर डेस्टिनेशन में पहुंच ही नहीं पाएंगे। मतलब ये आप लोगों को पता होगा, आप लोग जब 9th-10th में पढ़ते थे, आप लोगों का मैथ्स में वो एक थ्योरम बोल के एक होता था, जिसमें आपको प्रूव करना होता था। तो जब आप प्रूव करते थे ना, तो आपको ना वहां पर भी कुछ ना कुछ चीज कांस्टेंट मानना पड़ता था।
कि दिस इज अ कांस्टेंट एंड दिस इज अ वेरिएबल, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल आपको इसलिए करना पड़ता था क्योंकि अगर आपको अपने थ्योरम को प्रूव करना है, अगर उस पर्टिकुलर ट्रायंगल को, अगर उस पर्टिकुलर रेक्टेंगल को आपको एक पर्टिकुलर प्रूवमेंट में लाना है, तो कुछ चीजों को आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। सिमिलरली अपने लाइफ में, इकोनॉमिकल डिसीजंस में, लॉ रिलेटेड प्रॉब्लम में, पॉलिटिकल प्रॉब्लम में, हर एक चीज को वेरिएबल करके, हर एक पैटर्न को वेरिएबल करके हम कभी भी किसी ऑब्जेक्टिव में नहीं पहुंच सकते। एंड दैट इज द रीजन इकोनॉमिक्स में, लॉ ऑफ डिमांड में, जब भी हम किसी मैटर पे बात करेंगे, अगर एक प्रोडक्ट का प्राइस हो, अगर एक प्रोडक्ट का डिमांड हो, अगर एक प्रोडक्ट का कॉस्टिंग हो, अगर एक प्रोडक्ट का मार्केटिंग हो, हर एक चीज में हमें कुछ ना कुछ कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट होगा और एक चीज को वेरिएबल करके हमें काम बनाना पड़ेगा। जैसे अगर आप प्रोडक्ट का डिमांड, जैसे हम लोग फंक्शंस के बारे में सुबह में आज एकदम अर्ली ऑफ द क्लास में हम लोगों ने बहुत डिस्कशंस किया कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट का डिमांड का जो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है दैट इज उस प्रोडक्ट का प्राइस, है ना। किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस उसका सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर आप प्रोडक्ट का प्राइस से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड को डिटरमाइन करते हो तो आप बाकी चीजों को क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे, कांस्टेंट कर दोगे। आपके दिमाग में प्राइस चल रहा है तो आप प्राइस को वेरिएबल करो, लेकिन बाकी ये जो PR, Y, T, E, O ये सबको आप क्या करोगे, कांस्टेंट करो। क्योंकि अगर एक ही साथ में आपका कहना है कि प्राइस से मुझे क्या लेना देना, मेरा तो इनकम कम है, ठीक है। तो अगर इनकम कम है तो फिर प्राइस के साथ एक साथ प्राइस इनकम, आप खिचड़ी में पक जाओगे। अगर आप बोलोगे नहीं मुझे बहुत पसंद है, दाम से क्या लेना देना, शायद आपका मतलब इसका आपको बहुत पसंद है लेकिन इसका दाम आपके हैसियत के हिसाब से काफी ज्यादा है, तो फिर भी आप लोगे। अगर आप वो प्रोडक्ट लेते हो या फिर वो चीज आप परचेस करते हो तो आपका फैमिली में रास्ते में आ सकता है, तो भी आप लोगे, सवाल आता है। तो इसीलिए अगर आप कभी भी किसी प्रोडक्ट का डिमांड को डिटरमाइन करोगे तो आपको अगर आप प्राइस से डिटरमाइन करते हो, जो मैक्सिमम केस में होता है, दिस इज अ वेरी पॉपुलर क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग ऑफ द डिमांड कि प्राइस से, ठीक है, तो आपको बाकी चीजों को क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट। यहाँ पर भी वही चीज हुआ है, देखो यहाँ पर बोला नो चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, नो चेंज इन कंज्यूमर इनकम, no people's taste and preference remains unchanged, ये सब assumptions है। there are no expectations of future changes in the price, the law may not apply in the goods which have the prestige value, जिस गुड्स में प्रेस्टीज वैल्यू होते हैं उसमें हम लोग दाम का परवाह नहीं करते, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड है। जैसे कि कोई भी चीज अगर आपका इज्जत बढ़ाता है तो इज्जत बढ़ाने वाला चीज कभी सस्ता तो नहीं होगा। इज्जत बढ़ाने वाला 3 इडियट्स में आप देखे होंगे, वो देखे हैं आप लोग 3 इडियट्स? हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो 3 इडियट्स में वो करीना कपूर जो थे वहां पर, उनका जिसके साथ शादी होने वाला था, जिसको अपना रणछोड़ दास मतलब अपना आमिर खान मूवी में ये बोल के चिढ़ाता था, प्राइस टाइगर है, प्राइस टाइगर, है ना। तो प्राइस टाइगर बोल के चिल्लाता था। वो अगर एक जूता भी पहनता था तो 2-2 मिनट में सुनाता था, अरे मेरी 2.5 लाख की शूज, मेरी 1.5 लाख की शेरवानी, मेरी 5 लाख की वॉच। हाँ, फिर वो आमिर खान एक जगह पे बताता है ना, तो मेरा तो 250 की है, अच्छा टाइम दिखाते हैं। तो बेसिकली पॉइंट यही है कि अगर प्रेस्टीज वैल्यू वाला चीज होता है ना तो हम लोग उसको ज्यादा ही रखना चाहते हैं, कभी किसी के सामने उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का दाम को कम दिखाना नहीं चाहते, ठीक है। तो ये जो है ना, ये लॉ मतलब हम लोग यहीं पर यही पॉइंट बोल रहे हैं कि जब भी हम लोग ये लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ेंगे तो ये बाकी चीजों को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, सिर्फ प्राइस को वेरिएबल करेंगे, सिर्फ प्राइस को वेरिएबल। तो देखते हैं फिर से एक बार लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट कर रहे हैं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। सिंपल है ऑफ ए कमोडिटी कि अगर प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल करता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, प्रोडक्ट का बढ़ जाएगा, एंड इट विल राइज तब बढ़ेगा जब प्रोडक्ट का कमोडिटी का प्राइस कम हो जाएगा, its quantity demanded will decline. The law is based upon certain assumptions. कोई भी not only law of demand, any kind of law हमेशा certain assumptions पे डिपेंड करता है। जैसे कलकत्ता से पटना जाना या पटना से कलकत्ता आना भी एक assumptions है कि अगर हम ट्रेन पे आ रहे हैं तो हम प्लेन पे नहीं चढ़ेंगे, तो वो आपका assumption था कि आप प्लेन को कांस्टेंट कर दिए। आप चल के भी आ सकते थे लेकिन बहुत मुश्किल का बात है, आप साइकिल भी यूज कर सकते हैं। या बंगाल का 2 लेबर साइकिल से गुजरात से आया, उन्होंने दो साइकिलिस्ट का कहना है, दोनों लेबर है बंगाल का, गुजरात में सूरत में काम करता था, तो कम से कम 5-6 स्टेट क्रॉस करके जब बंगाल पहुंचा तो बोला सिर्फ एक ही स्टेट उनको पानी और खाना दिया, झारखंड, बाकी स्टेट में उनको भगाया गया। तो उनका एक्सपीरियंस बड़ा खराब है, तो झारखंड का बड़ा नाम हुआ। अच्छा है अगर कोई भी स्टेट ऐसा करता है तो उसका नाम तो होगा।
लेकिन डिपेंड करता है कि इस एरिया में क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि पूरा स्टेट खराब है, हो सकता है उस एरिया में कुछ प्रॉब्लम हो, एरिया का लोग में शायद ऐसा हो, अब कोई डरे हुए हैं। तो लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन तो क्लियर है। अब बात करते हैं डिमांड शेड्यूल का। डिमांड शेड्यूल का मतलब होता है डिमांड का लिस्ट। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर एक प्राइस ऑफ एक्स लिया गया है और क्वांटिटी ऑफ एक्स लिया गया है। ये डिमांड लिस्ट से ही बनता है डिमांड कार्ड। जैसे अगर हम एक्स का प्राइस देखें और एक्स का डिमांड देखें, प्लीज म्यूट करो, मैं सवाल लूंगा। प्राइस ऑफ एक्स मतलब देखो, प्राइस ऑफ एक्स में 1 2 3 4 5 एक्स एक प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट का दाम आज 1 रुपया है। जब इसका दाम 1 रुपीज है तब इसका क्वांटिटी डिमांडेड 50 है। जब दाम बढ़ के 2 हो गया तो क्वांटिटी डिमांड कम होके 40 हो गया। जब ये 3 हुआ तब ये 30 हो गया। जब ये 4 हुआ तब 20। जब ये 5 हुआ तब ये 10। सिंपल कहने का मतलब है कि जब जब दाम बढ़ा तब तब क्वांटिटी डिमांडेड कम हुआ। उल्टा भी देख सकते हो, जब ये 5 से 4 हुआ तो ये भी क्वांटिटी डिमांड 10 से 20 हुआ। जब 4 से 3 हुआ तो 20 से 30 हुआ। जब 3 से 2 हुआ तब 30 से 40 हुआ। जब 2 से 1 हुआ तो 40 से 50 हुआ। कहने का मतलब यही है कि जो हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे थे वही वाला बात कि इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। इफ द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी फॉल्स, इफ द price of a commodity falls, quantity demanded, price of a commodity falls, quantity demanded rises. quantity demanded high था, दाम कम, quantity demand ज्यादा, दाम ज्यादा, quantity demand falls। तो भाई इनवर्स रिलेशनशिप है प्राइस के साथ क्वांटिटी डिमांड का। किस केस में? लॉ ऑफ डिमांड पे। क्या बताओ, लॉ ऑफ डिमांड पे लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन एंड डिमांड का शेड्यूल का जो कॉन्सेप्ट है, क्या ये क्लियर है? तो आगे जाके और आगे भी बात करेंगे। हाँ सर। ओके अगर इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल मतलब ये एक एक इंसान का डिमांड शेड्यूल के बारे में हम लोग अभी बात किए। अभी हम लोग आप लोगों के सामने मैं बात करूंगा मार्केट डिमांड का, क्योंकि इंडिविजुअल्स मिल के मार्केट बनते हैं। ठीक है, तो अब मार्केट को समझो। जो लोग आज के डेट में बिजनेस करना चाहते हो, अगर बिजनेस करना चाहते नहीं, मैं तो बोलूंगा कि बिजनेस मेंटेलिटी बनाओ। ऐसा पढ़ाई करो कि ताकि आप सिर्फ जॉब पे डिपेंडेंट ना रहे। अगर जॉब करने का मन हुआ कभी तो कर लेना, लेकिन अपने हुनर इतना बढ़ाओ कि अगर जॉब ना मिले तो मुंह लटका के नहीं बैठना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। एज ए टीचर मैं आपको यही बोलूंगा, चाहे आपको कितना भी खराब लगे कि सर आप बार बार जॉब के अगेंस्ट में बात करते हो। नो, आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू वर्सेटाइल। आई जस्ट वॉन्ट टू मेक यू फ्लेक्सिबल विथ एवरी सिचुएशन। मुझे यही चाहिए कि आपका मेंटेलिटी ऐसा हो कि सिर्फ जॉब डिपेंडेंट मेंटेलिटी आप ना बनाओ कि अगर जॉब ना मिले मैं अपना प्रोफेशन बना लूंगा, अगर जॉब ना मिले मैं कोई बड़ा बिजनेस बना लूंगा। ठीक है, बट हाँ ठीक है, अगर बाद में मिल जाए तो जॉब भी कर लेना, पसंद है तो जॉब भी कर लेना, ज्यादा हेडेक नहीं लेना है। लेकिन मतलब अपने आप को ऐसे रेडी करो ताकि आप पूरा का पूरा इकोनॉमी को समझो। इंडिविजुअल डिमांड को समझोगे तो मार्केट डिमांड भी समझ में आएगा। जैसे मैं एक छोटा सा चीज बताता हूँ कि अगर करेंटली आज के डेट पे अगर आप देखते हो तो कुछ बिजनेस है, जब से ये लॉकडाउन हुआ है कुछ लोगों का बिजनेस है जो बिजनेस ना बड़ा अच्छा चल रहा है, अच्छा ही चल रहा है, क्योंकि नेसेसिटीज का बिजनेस ये लॉकडाउन में सबसे अच्छा चला है। नेसेसिटीज इन द सेंस जो लोग वेजिटेबल्स वेंडर है, जो लोग ग्रोसरी सेलर्स है, इनका बिजनेस बड़ा अच्छा चला है। लेकिन अभी लोग घर में बैठ के ही लेना चाहता है, तो घर में बैठ के लेने के लिए ऑनलाइन डिलीवरी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ऑनलाइन डिलीवरी सिर्फ बड़े कंपनीज करता है, बड़ा कंपनीज लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजन, बिग बास्केट। हाँ, अब मेरा सवाल है कि अगर ऑनलाइन डिलीवरी सिर्फ ये बिग कंपनीज करता है तो ये जो छोटा मोटा कंपनीज है, हाँ ये जो छोटा मोटा कंपनीज है लाइक आपका छोटा मोटा कंपनीज लाइक जो भी आपके घर के सामने जो भी दुकानदार है या फिर आसपास में जो भी बिजनेसेस है, क्या इनको ऑनलाइन बिजनेस करने का हक नहीं है? हाँ, ऐसे ऑनलाइन बिजनेस में बहुत खर्चा नहीं होता, कुछ थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजिकल नॉलेज चाहिए। इट्स नॉट अ वेरी टफ थिंग। मैं कॉमर्स फाइनेंस का बंदा हूँ, चार्टर्ड का बंदा हूँ, लेकिन मैंने भी अपना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लेता हूँ। अपना जो भी वेबसाइट्स वगैरह है ना, मैं खुद ही बना लेता हूँ। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि आपको मैं बता रहा हूँ कि देखो मैं बना लेता हूँ। मेरा कहने का मतलब है थोड़ा कोशिश करने से हो सकता है। और मैं आप लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि ये जो ई कॉमर्स पैटर्न है, आप लोग कॉमर्स में पढ़ रहे हो तो आप इसको अपॉर्चुनिटी उठाओ, आप सीखो, आप जानो ई कॉमर्स पैटर्न। सिर्फ कॉमर्स जान के नहीं होगा, यू हैव टू कोप अप विद द ई कॉमर्स ऑल्सो। ठीक है, मेरा एक सिंपल सा सोच है कि मार्केट में अगर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना है तो हर एक को इनकम करना पड़ेगा और हर एक को वो सुविधा होना चाहिए जो जरूरी है। सिर्फ मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ जोमेटो, स्विगी जैसे बड़े कंपनीज क्यों,
मतलब मेरा कहना है कि फ्लिपकार्ट अमेजन ही क्यों, वाई ओनली फ्लिपकार्ट अमेजन? फ्लिपकार्ट अमेजन को ही हर तरह का अपॉर्चुनिटी क्यों मिलेगा? क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है। क्यों? दूसरा कंपनीज लाइक हमारे घर के बगल में जो छोटा छोटा कंपनीज है, या फिर आप लोग, या फिर आपका कोई फ्रेंड जिनके दिमाग में कुछ ना कुछ बिजनेस है, तो क्या नॉर्मल जो वेजिटेबल ओनर ये लोग कुछ नहीं कर सकते? क्या ये लोग घर घर में ऑनलाइन डिलीवरी नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं। आप लोग अगर चाहो तो उनको हेल्प कर सकते हो। तो प्लीज, मतलब मेरा इकोनॉमिकल डिसीजन नहीं था कि ये आजकल का नया बिजनेस एक्सपीरियंस है कि अपॉर्चुनिटीज कैसे लिया जाता है इंडिविजुअल डिमांड को समझ के। अगर आप इंडिविजुअल डिमांड को समझते हो ना, तो इंडिविजुअल डिमांड को समझ के आप एक मार्केट डिमांड को समझ सकते हो। क्योंकि आप एक चीज देखो कि रिसेंटली ऐसा है कि जो लोग ऑनलाइन में उतना फ्रेंडली नहीं है, वो लोग बाहर निकल के ले रहे हैं, लेकिन जितना चीज ऑनलाइन में लिया जा सकता है, पीपल आर रेडी टू बाई फ्रॉम दैट ऑन ऑनलाइन। तो कहने का मतलब कि व्हाई ओनली बिग कंपनीज? तो आप लोकल बिजनेस को आप डेवलप करो ना, कोशिश करो तो कभी उनसे बात करो, उनको बोलो कि वेबसाइट ऐप बना के देंगे। ठीक है, कैसे होगा आप थोड़ा सर्वे करो, रिसर्च करो, मैं आपको हेल्प करूंगा। मतलब मेरा बस एक छोटा सा सजेशन है आपको यहाँ पर कि वेबसाइट ऐप डेवलप करके उनको दो। ठीक है, जोर से जोर 5-10 हजार का खर्चा होगा, एटलीस्ट रन हो जाएगा। और एटलीस्ट अपना 5 किलोमीटर रेडियस, अपना जो 5 किलोमीटर रेडियस है, कम से कम वहां पर तो फ्लिपकार्ट अमेजन को वो घुसने ना दे। इससे क्या होगा कि ये जो एक अनइवन जो एक लड़ाई है, ये जो एक बड़ा कंपनी छोटा कंपनी हम लोगों का क्या होगा, ये चला जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इंडिविजुअल डिमांड, क्योंकि पब्लिक का डिमांड आप लोग समझ पा रहे हो कि पब्लिक क्या चाहते हैं। तो इस तरह से आप लोग एज ए न्यू एज चार्टर्ड अकाउंटेंट, न्यू एज कॉस्ट अकाउंटेंट, न्यू एज कंपनी सेक्रेटरी, यू कैन सजेस्ट अ बिजनेस, यू कैन बिल्ड अ बिजनेस, यू कैन मैनेज अ बिजनेस। आप मानो ना मानो, दिस इज द फ्यूचर। जो लोग जल्दी जल्दी अडेप्ट हो जाओगे करेंट मार्केट सिनेरियो के साथ, मार्केट डिमांड के साथ, वो लोग बहुत जल्दी आगे पहुंचोगे। जो लोग नहीं मानना चाहोगे उनको दिक्कत होगा, गारंटी दिक्कत होगा। ये मेरा अभिशाप नहीं है, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग कुछ ज्यादा अच्छा जाने, हमसे भी ज्यादा। हो सकता है कोई मेरे से भी ज्यादा जानता हो, मैं सीखूंगा आपसे भी। मार्केट डिमांड शेड्यूल पे देखो, मार्केट डिमांड शेड्यूल को मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। प्राइस 1 2 3 4 5 सेम टू सेम, प्रोडक्ट का दाम में कोई चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर थोड़ा ज्यादा है। कंज्यूमर देखो ए बी सी, मतलब मार्केट है तो एक से ज्यादा होगा तभी ना मार्केट, है ना? एक से ज्यादा होगा तब ना मार्केट बोलेंगे। एक जन में तो मार्केट नहीं बनता, सिर्फ अकेला में कैसे मार्केट बनाओगे? मार्केट बनाने के लिए एक से ज्यादा इंसान होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो ए बी सी का जो खेल है, क्या आप लोग सुन रहे हो? मैं एक बार थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। ओके, तो ये जो कंज्यूमर है हमारा, 3 कंज्यूमर, ए कंज्यूमर, बी कंज्यूमर, सी कंज्यूमर। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न देखो, ए का पैटर्न जैसे अभी हम लोग इंडिविजुअल जो देखे ना, ये वाला, इसका पैटर्न यही ये है। ये जो है ये मार्केट का सबसे रिच कस्टमर है। ठीक है, ये सबसे ज्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्ट लेते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पर लिया, जब क्वांटिटी 1 था, सॉरी जब प्राइस 1 था तो 50 क्वांटिटी लिया, जब 2 हुआ तो 40 क्वांटिटी लिया, जब 3 तब 30, जब 4 तब 20 एंड जब 5 तब 10। कहने का मतलब कि ए जो है हमारा, ये हमारा मार्केट का रीच है। बी जो है ये मिडिल क्लास मार्केट का कस्टमर है। ये जब ए 50 ले रहा था, ये 40 ले रहा है, फिर ये 35 ले रहा है, फिर 30, फिर 25, फिर 20। दाम के हिसाब से बी का ये डिमांड है। सी जो है ये थोड़ा मार्केट का गरीब बंदा है। ये जब क्वांटिटी प्राइस 1 है तब ये 10 क्वांटिटी ले रहा था, जब प्राइस 2 है तब 5, जब 3 है तो 3। इस तरह से सी जो है अपना गरीब बंदा है, लेकिन अपने अपने हिसाब से सब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं। कोई मार्केट में जाके पूरा एक दुकान से सारा का सारा सामान ले लेते हैं, 1000-2000 का प्रोडक्ट ले लेते हैं। कोई मार्केट में जाके सिर्फ 30-40-50 रुपए का प्रोडक्ट लेता है, और कोई जाके 200 रुपए का भी प्रोडक्ट लेते हैं। अब देखो कि अगर ये तीनों को आप जोड़ दो, 50 + 40 + 10 कितना हो जाएगा? 100। तो जब प्राइस ऑफ एक्स 1 है तब मार्केट डिमांड टोटल कितना हो गया? 100। एकदम प्योर स्टैटिस्टिक्स है, बहुत इजी है, लेकिन बात समझने का है। ये छोटा छोटा स्टैटिस्टिक्स में ही बिजनेस बनता है। बिजनेस बनाने के लिए कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई कब वर्ल्ड का ऑर्बिट छोड़ेगा, कब दूसरा स्पेस में जाके गिरेगा। इतना भी टफ चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग बिजनेस नहीं बना पाते, फिर भी हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं कर पाते। रॉकेट साइंस नहीं है फिर भी,
इससे तो रॉकेट बनाना ज्यादा आसान है। हाँ मतलब बिजनेस से रॉकेट बनाना ज्यादा आसान हो गया, स्पेस जाना ज्यादा आसान हो गया, इकोनॉमी को सुधारना इतना टफ लगता है आजकल। हाँ सीरियसली मैं सोचने में मुझे बड़ा ताज्जुब लगता है कि चाहे तो हम लोग इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हर कोई मिलके कर सकते हैं, बट मनसूबा नहीं है, हमारे मेंटेलिटी नहीं है। 50-40-10। अच्छा जब सेकेंड वाला पॉइंट में देखो ये 80 हो जाता है टोटल करके, इसमें 63 हो जाता है, इसमें 47 हो जाता है, इसमें 31 हो जाता है। तो टोटल मार्केट डिमांड इस तरह से सेम टू सेम वे में, जब दाम 1 था तब ये 100, दाम जब 2 हुआ तब 80, जब दाम 3 तब 63, फिर 47, फिर 31। मतलब धीरे धीरे मार्केट डिमांड कम होने लगा जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता गया। जैसे जैसे मार्केट में प्राइस बढ़ता गया उतना उतना मार्केट डिमांड कम होता गया। ये टोटल मार्केट डिमांड है। अब मैं आपको इसी मार्केट, क्या आपको मार्केट डिमांड समझ में आया? सिंपल है, अगर एक एक इंडिविजुअल्स का मार्केट डिमांड आप समझ पा रहे हो तो ऑटोमेटिकली ए का डिमांड, बी का डिमांड, सी का डिमांड, तीनों को जोड़ोगे तो टोटल मार्केट का डिमांड। ठीक है, अब यही मार्केट डिमांड को आपको ग्राफिकल प्लॉट करना है। ठीक है, आप लोग कभी टीवी वगैरह में, मूवीज वगैरह में, या फिर नॉर्मल न्यूज चैनल में भी आता है, किसी बिजनेस कंपनी का प्रेजेंटेशन करते हुए देखे हो कि जो बिजनेस का मैनेजर होते हैं कंपनी का, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, या फिर कोई बिजनेस का मार्केटिंग बड़े एजेंट है, उनको देखना कि वो ना कंपनी के जो कॉन्फ्रेंस रूम होते हैं वहां पर जाके उनके पास एक बहुत बड़ा प्रोजेक्टर टाइप में कुछ होते हैं, डिजिटल बोर्ड जैसे बड़ा सा, उनके सामने खड़ा होकर इसी तरह से प्रोजेक्ट में आपके सामने इसी तरह से स्टैटिस्टिक्स को पढ़ के वो पूरा कंपनी का बोर्ड ऑफ मीटिंग के बताते हैं कि कंपनी का करंट स्टैटिस्टिक्स क्या है, मार्केट डिमांड क्या है, मार्केट शेड्यूल क्या है। तो आपको इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसी तरह से आपको भी मतलब उतना ही समझदार बनाएगा। आपको अगर बहुत आसान लग रहा है तो बहुत अच्छा, लेकिन गहराई को समझो, नहीं तो ना ये छोटा छोटा आसान चीज भी ना लाइफ में टफ लगने लगता है। डिमांड कर्व अगर आप देखें कि इसी में यही डिमांड शेड्यूल को मैं यूज करूंगा और डिमांड कर्व बना के आपको मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना। क्या मार्केट डिमांड शेड्यूल क्लियर है? शेड्यूल में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं सर। ओके, मैं अभी आपको दिखाता हूं कि ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ बनने के लिए ऑलवेज एक चीज ध्यान देना, आज मैं आप लोगों को डिमांड कर्व बताऊंगा, और अगर आज आप कार्व बनाना सीख गए, आज अगर आप कार्व का बेसिक समझ गए, तो आप इतना जान लो कि अगर आज कार्व क्लियर है तो कभी भी कोई भी इकोनॉमिस्ट का, चाहे आगे आगे और भी टफ टफ ग्राफ हम लोग जानेंगे, किसी भी ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये बेसिक है। कोई बोलेगा कि ये तो बड़ा आसान है सर। हाँ, आसान चीज जो आसान होता है ना उसी में आपको ना तजुर्बा होना चाहिए, तभी जाके टफ में भी कभी दिक्कत नहीं होगा। तो देखते हैं, चलो। ओके देखो, वो जो सॉफ्टवेयर में मैं नॉर्मली पढ़ाता हूँ ना वो सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा है, इसलिए मुझे पेंट में करना पड़ रहा है, और पेंट में ना बड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके ठीक है, बस बेसिक कुछ पॉइंट्स है देखना चाहिए। देखो दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड वाई एक्सिस। अब आप थोड़ा देखो यहाँ पर
ये जो पर्टिकुलर टेबल है इसी को हमको यूज करना है। सबसे पहले अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग देखेंगे कि इंडिविजुअल्स, ये जो है ना इंडिविजुअल्स को यूज करेंगे, मतलब दिस डेटा को यूज करेंगे। प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स में जो इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है, मतलब यहाँ पर सिर्फ ए का डेटा बनाएंगे, उसके बाद हम आपको मार्केट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि सिर्फ ए को अगर अगर आप ए का डिमांड कर्व ड्रॉ कर गए तो फिर आगे आगे आप बी सी सबका डिमांड कर्व भी ड्रॉ करेंगे, फिर मार्केट भी आपको समझ में आएगा। तो सिर्फ ए को यूज करेंगे मार्केट डिमांड को समझने के लिए अभी। तो अगर हम ए का डिमांड कर्व देखें तो क्या है, प्राइस ऑफ एक्स में क्या है 1 2 3 4 5 और क्वांटिटी में क्या है 10 20 30 40 50। तो 1 2 3 4 5 दिस इज 0 ओरिजिन, 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50। बड़ा आसान है डिमांड का, बस कॉन्सेप्ट एक बार जिंदगी भर के लिए दिमाग में रख लो और कभी दिक्कत नहीं होगा। दिस इज प्राइस P लिखूंगा एंड दिस इज क्वांटिटी Q लिखूंगा, ठीक है। प्राइस क्वांटिटी, आसपास का एरिया थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा डर्टी दिख रहा होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है मुझे आज। मैं नेक्स्ट दिन सॉफ्टवेयर को ठीक कर लूँगा तो वहाँ ना बहुत जल्दी हो जाता है, आज यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, इतना मुझे समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से डिमांड कब होता है। जब दाम 5 था, सिर्फ डिमांड कब है, बहुत लोग सोचते हैं ना ऐसे कर दो डिमांड कब हो गया, लेकिन नहीं, डिमांड कब ऐसे डायरेक्ट करने से नहीं होगा, यू हैव टू ड्रॉ इट इन परफेक्ट वे, आपको समझना पड़ेगा। जब प्राइस 5 था तब क्वांटिटी कितना ले रहे थे ये आपको देखना पड़ेगा। जब प्राइस 5 है तो क्वांटिटी कितना है, सबसे कम 10। जब प्राइस कम हो रहा है तब क्वांटिटी कितना हो रहा है 30, है ना। जब प्राइस 3 तब 30, इस तरह से आपको करना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आपने आपका प्रोडक्ट के साथ डिमांड को आपने कनेक्ट करोगे तब होगा। मतलब जब प्राइस 5 है तो डिमांड क्वांटिटी डिमांड कितना है 10। जब ये 4 है तो क्वांटिटी डिमांड कितना है 20। जब ये 3 है तब 30। जब ये 2 है तब 40। जब ये 1 है तब 50। अब लास्ट में क्या करना है, ये जो पॉइंट आपका बना है बस इसको कनेक्ट कर देना है। तो सिंपल है, ये हो गया डिमांड कब। अब डिमांड कब तो बना लिए, सिंपल, बहुत सिंपल सा सिस्टम था कि जैसे जैसे आपका प्राइस कम होता गया वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होता गया, बढ़ता गया। जैसे ये 5 से 4 हुआ, जब 5 था आपने कितना क्वांटिटी ऑर्डर किए थे 10। जब 4 हुआ तो आपने ऑर्डर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जब 3 हुआ तो आप क्वांटिटी डिमांड को और बढ़ा दिए। जब 2 हुआ तो क्वांटिटी डिमांड और बढ़ा दिए। जब 1 हुआ और बढ़ा दिए। उल्टा भी सोच सकते हैं, जब मेरा प्रोडक्ट का दाम इधर से देखो, जब 1 है तब 50 है, जब 2 है तब 40 है, जब 3 है तब 30 है। तो आप उल्टा करके भी सोच सकते हो, आप उल्टा करके भी सोच सकते हो। तो ये हो गया आपका डिमांड कर्व। अब ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड होता है। डाउनवर्ड का मतलब देखो, ये y एक्सिस की तरफ से x एक्सिस की तरफ इसका मतलब मूवमेंट होगा। अब ये डाउनवर्ड क्यों होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यहाँ पर हम लोग को बहुत सारा सवाल का जवाब लेना पड़ेगा कि सिर्फ ड्रॉ करने से ही नहीं होगा, ये डाउनवर्ड भी क्यों होता है ये भी जानना पड़ेगा। डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों होता है, और डाउनवर्ड तो ऐसे भी हो सकता था। लाइक सवाल ये आता है कि डाउनवर्ड ऐसे भी हो सकता था। लाइक मैं दिखाता हूँ आपको, एक सेकेंड। सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, कभी इधर से इधर को भी तो डाउनवर्ड बोल सकते हैं। मतलब अगर ऐसा भी तो डाउनवर्ड हो सकता है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता मैं आपको बताता हूँ। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड के केस में ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड उल्टा होता है। तो आगे आगे मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड क्यों होता है। डाउनवर्ड हमेशा लेफ्ट से राइट में क्यों जाता है। दिस इज योर लेफ्ट साइड, हाँ, ये जो साइड है ये आपका लेफ्ट साइड है ना, और ये जो साइड है ये आपका राइट साइड है ना। तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ भी आता है। ये साइड लेफ्ट है, दिस साइड राइट है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ भी आता है। कभी ये राइट से लेफ्ट की तरफ नहीं आएगा डिमांड कर्व। तो क्यों, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे डिमांड कर्व ड्रॉ करना ऐसे कोई बड़ा बात नहीं था, लेकिन फिर भी
टेक्निकलिटी पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन एक बार ड्रॉ कर लिए तो फिर अगला सवाल आता है कि डिमांड डाउनवर्ड क्यों होते हैं, डिमांड का लेफ्ट से राइट में क्यों जाता है, ठीक है। ये सब छोटा छोटा क्वेश्चंस का जवाब अभी हम लोग ढूंढेंगे, ठीक है। तो क्या डिमांड का क्लियर है? कोई सवाल है तो कार में पूछो, कोई अगर कार में कुछ पूछना चाहते हो तो क्लियर है। बोलो। किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है डिमांड कर्व में? ठीक है, अगर नहीं है तो बहुत अच्छा, अगर है तो भी अच्छा। कोई कुछ बोलेगा? हाँ बोलो बोलो। कौन? हुसैन? जुदाजिद एंड शायोक? আছিস? হ্যাঁ আছি তো। আচ্ছা, এত দেরি কেন রে? এই কালকে ভোর রাত্রিরে খুব জোর বৃষ্টি পড়েছিল, ওটা ওয়াইফাই কানেকশনটা আবার উঠে গেছিল। আচ্ছা, শায়োক আছিস তো? শায়োক জয়েন করলো। ओके, एक सेकेंड। तो अगर आपको इंडिविजुअल डिमांड कर्व यहाँ पर समझ में आया होगा कि इंडिविजुअल डिमांड कर्व कैसे ड्रॉ किया जाता है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा ट्रिक्स बताऊंगा कि अगर आप इंडिविजुअल डिमांड कर्व सीख गए ना तो मार्केट डिमांड कर्व भी आप सीख जाओगे। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मार्केट डिमांड कर्व कैसे होते हैं। बड़ा आसान तरीका है मार्केट डिमांड कर्व का, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, यही है मार्केट डिमांड कर्व। अब यहाँ पर मार्केट डिमांड कर्व कैसे होना चाहिए, देखो थोड़ा कॉमन सेंस में मार्केट का कर्व कॉमन सेंस में बनेगा। कोई बोलेगा सर ये कैसे हो सकता है, लेकिन सर इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एजम्पशंस एंड टेक्निकलिटी ऑफ कॉमर्स। तो आप चाहे तो जितना खुशी मेहनत कर लो, लेकिन बात समझाने में है और टेक्निकलिटी पे है। तो मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट डिमांड कर्व जब आप ड्रॉ करोगे तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए। ठीक जिस तरह से हम लोगों ने ये ए का, ये कंज्यूमर कौन है, ये कंज्यूमर ए है या कस्टमर ए का है ना, ये मिस्टर ए का है। अब आपके सामने मार्केट में और कौन है, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है ना, कंज्यूमर बी है, कंज्यूमर सी है। अब आप देखो कंज्यूमर बी जो है आपका कंज्यूमर, आप क्या कर सकते हो, आप कंज्यूमर बी का भी सेम टू सेम डिमांड कर्व बना लो, मतलब अलग तरीके से बनेगा, उनका डेटा अलग है। जैसे इसका केस में क्या था, जब 5 था तब 10 था, ठीक है, जब 4 था तब 3 था, तो बी का अलग है, आपके पास डेटा होगा, आप वहां से चेक कर सकते हो। तो जैसे बी का डेटा अलग है, सी का डेटा अलग है, तो ऑब्वियसली डिमांड कर्व का जो शेप है वो थोड़ा डिफरेंट होगा, मतलब या तो ज्यादा फ्लैटर होगा या तो ज्यादा स्टीफ होगा, या तो ज्यादा फ्लैटर होगा या तो ज्यादा स्टीफ होगा। तो मैं आपको अभी मार्केट डिमांड कर्व में यही बताऊंगा कि जब आप मार्केट डिमांड करोगे ना तो आपको क्या समझना पड़ेगा। मार्केट डिमांड में ध्यान देना थोड़ा सा, अगर मानो कि ये है आपका ए का डिमांड जो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं, ये ए का है, ठीक है, ये ए का डिमांड कर्व है। बी जो है वो बंदा मिडिल क्लास है, तो उसका जो डिमांड कर्व है ना थोड़ा कम है क्योंकि उसका मार्केट डिमांड थोड़ा लो है, और जो सी है उसका तो और कम है, तो वो थोड़ा और फ्लैटर है, ठीक है। तो ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तीनों को अगर आप जोड़ दो, तीनों को अगर आप जोड़ो तो मार्केट डिमांड कब बनेगा, मतलब ये तीनों का अगर आप एवरेज कर्व को एक एजम्पशंस करोगे, अपने ही मन में करो तो समझ में आएगा, ये तीनों को जोड़ के आपको एक टोटल डिमांड कर्व मिलेगा, जिस डिमांड कर्व को हम मार्केट डिमांड कर्व कह सकते हैं। अब कोई मुझे बोलेगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है, क्या आप एजम्पशंस लेके जोड़ दिए? ठीक है, आपको अगर ऐसे एजम्पशन नहीं लेना है आप मत लो, आप अलग से बी का बनाओ, अब अलग से सी का बनाओ, अब अलग से बी का बनाओ, अब अलग से सी का बनाओ। देखो देखने में कैसे होगा। तो अगर आप तीनों को अलग अलग दिखाना चाहते हो तो भी वो मार्केट डिमांड हुआ, लेकिन जब आप एक जगह में, इसको क्या कहते हैं जानते हो, इसको कहते हैं डिमांड मैप। ये जो पर्टिकुलर चीज देखे हो ना, इसको कहते हैं डिमांड मैप। मैप क्यों? क्योंकि एक साथ में मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट दिखा जा रहा है ना।
एक ही साथ में मार्केट का पूरा कॉन्सेप्ट दिखा जा रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड मैप, डिमांड मैप। ऐसे आगे भी ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, जब एक जगह के अंदर आप अलग अलग चीजों को एक साथ दिखाओगे तो उसको मैप कहते हैं। जैसे जैसे कि आपको मैं अभी दिखाता हूं, जैसे कि अगर ये आपको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है तो मैं आपको अभी बताता हूं कि जैसे क्या आपको इंडिया का मैप दिख रहा है? नहीं सर। नहीं, नहीं सर। नहीं। कुछ भी नहीं दिख रहा है क्या? दिख रहा है, यस सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा नहीं सर, नहीं दिख, वो हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। नहीं सर। नहीं अच्छा दिखा? हाँ, ये है हमारा जम्मू कश्मीर, ये है हमारा पंजाब क्षेत्र, दिस इज आवर दिल्ली। हाँ दिल्ली है पर दिल नहीं है। ये अपना कलकत्ता, ये है अपना मुंबई, गुजरात, श्रीनगर, मणिपुर, त्रिपुरा, आसाम, मिजोरम, हाँ, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, केरला, मध्य प्रदेश, इंदौर, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार को बाद नाम ही नहीं लिए, बिहार, ठीक है, यहाँ बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ठीक है। तो जब हम लोग जैसे यहाँ बंगाल है, ठीक है, यहाँ झारखंड है, ये बिहार है, यहाँ उड़ीसा है, क्या कर रहा हूँ देख रहे हो, यहाँ छत्तीसगढ़ है, यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गुजरात है। तो जैसे कि मैं एक ही मैप के अंदर सारा का सारा चीज़ों को दिखा रहा हूँ तो शेप तो प्रॉपरली नहीं बन रहा है, प्रॉपर वे में शेप नहीं बनेगा, लेकिन जैसे मैं एक मैप के अंदर, इसको तब क्या कहेंगे, इंडिया कहेंगे, ठीक। जिस तरह से एक ही डिमांड जगह, एक ही एक्सिस के, एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जब हम लोग अलग अलग डिमांड कर्व को प्लॉट करके मार्केट डिमांड कर्व बना रहे थे, क्या बना रहे थे, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। तो जैसे इसको कहेंगे डिमांड मैप, जब एक कर्व के अंदर सारा का सारा मार्केट डिमांड कर्व को शो किया जाए, उसका पैटर्न को समझा जाए। सिमिलरली ठीक जिस तरह से एक मैप के अंदर हम इंडिया को दिखा सकते हैं, ठीक है, अलग अलग स्टेट जोड़ जोड़ के तब जाके एक मैप इंडिया बना है। उसमें तो पार्टीशन के टाइप कॉन्स्पिरेसी करके ये पार्ट को छीन लिया जिसका नाम दिया गया पाकिस्तान, तो ये मतलब ही नहीं था, पूरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, पूरा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, मैं तो कभी नहीं मानूंगा। ये है बांग्लादेश, क्या मतलब होता है बांग्लादेश का, हाँ, बीच में, इंडिया के बीच में चीर के बांग्लादेश, और इंडिया का जो असली जगह है जहां से इंडिया बना है, हाँ, ये यहाँ हर एक जगह में खोदो ना, सिर्फ हिंदुस्तान का ही आपको निशान मिलेगा, पाकिस्तान का कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ लोग जबरदस्ती दंगा हंगामा करके छीन लिया, जो भी हो, लेकिन ये होना नहीं चाहिए था। इसी के कारण तो इतना तंग हो रहा है। ये पार्टीशन ही ना होता ना, एक देश एक ही रहता, अलग अलग काहे बनाता। छोड़ो, मैं कभी कभी गुस्सा हो जाता हूँ ये सब देख के, कोई मतलब बात नहीं, चलो आ जाते हैं। आप लोग भी समझा करो, अपने कंट्री को जाना करो प्लीज, क्या है कंट्री, कंट्री का हिस्ट्री जानो, उसका हिस्ट्री नहीं जानोगे ना उसका फ्यूचर कभी नहीं तय कर पाओगे, नहीं तो ना चीटी के भांति आओगे और चीटी के भांति चले जाओगे। चीटी समझते हो, वो एंड जिसको बोलते हैं नन्ही चीटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, फिर भी मेहनत उसकी बेकार नहीं होती, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। सुने हो ये पोइट्री कभी? हाँ सर। यस सर, यस सर। हरिवंश राय बच्चन जी है अमिताभ बच्चन का पापा। ओके, तो मार्केट डिमांड का क्लियर, इंडिविजुअल डिमांड का भी क्लियर। तो देखो, तो क्यों मार्केट डिमांड का वैसा हुआ, समझ में आया? अब अलग अलग भी दिखा सकते हो, लेकिन तब आप मार्केट नहीं बनाओगे, ठीक है, मतलब मार्केट के अंदर सब ऐसा ही बनेगा, अलग अलग करके, मतलब एक ऐसे एजम्पशंस के बेसिस पे मान लिया गया कि ये ऐसा है, बी ऐसा है, सी ऐसा है, तो टोटल डिमांड ऐसा रहेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो मैं आगे बात करूं? हाँ सर। ओके, तो आज मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा और, ठीक है, कुछ पॉइंट बता के मैं छोड़ूंगा, बस 2-3 पॉइंट में बस थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी। रैशनल फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, जैसे कि ये जो लॉ ऑफ डिमांड है,
ये जो लॉ ऑफ डिमांड है, बड़ा इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लॉ ऑफ डिमांड जैसे हम लोग अभी आज बनाना सीख गए, लॉ ऑफ डिमांड क्यों इस तरह से बनाया जाता है, क्या कॉन्सेप्ट है। अब पॉइंट ये है कि रैशनल फॉर द लॉ ऑफ डिमांड क्या है, मतलब ये व्हाई डज डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड्स, क्यों डिमांड कर्व हमेशा नीचे की तरफ स्लोप करता है, क्यों डिमांड कर्व, इसके पीछे का क्या राज है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स है, P इक्वल्स टू AC प्लस IE, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, मतलब इसको अगर इक्वेशंस को बताए, प्राइस इफेक्ट इक्वल्स टू सब्सटीट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट मतलब दाम का, डिमांड पे दाम का प्रभाव, डिमांड पे दाम क्या असर रखता है, दाम मतलब प्राइस, ठीक है। एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के डिमांड पे दाम का क्या मतलब है, उसका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जो होता है, जैसे कि हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन गुड्स देखे हैं, सब्सटीट्यूट कोई भी प्रोडक्ट का अगर मार्केट में सब्सटीट्यूट होता है ना, तो उस प्रोडक्ट का मार्केट का डिमांड चेंज हो जाता है। प्लीज थोड़ा म्यूट करो, मैं आता हूँ। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में ये चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट का सब्सटीट्यूट आपको मिल जाए तो उस प्रोडक्ट का डिमांड में चेंजेस आ जाता है। जैसे पहले जब सिर्फ मैगी मिलता था, हम लोग सिर्फ मैगी खरीद के लाते थे। उससे पहले जब मैगी नहीं था, सिर्फ चाउमीन मिलता था नॉर्मल पैकेट वाला, तो हम लोग सिर्फ नॉर्मल चाउमीन खा के चाइनीज का खुशी लेते थे। जब उसके बाद थोड़ा सा मतलब एरिस्टोक्रेटिक वे में पैकेज्ड फूड्स में मैगी आ गया, तो हम लोग कोई जो लोग थोड़ा सा मतलब अच्छा फैमिली से थे, वो लोग मैगी खाना चालू किया। फिर धीरे धीरे वही चीज कॉमन मैन के लिए भी आ गया, फिर वो लोग भी मैगी खाने लगे। उससे पहले सिर्फ मुझे याद है कि जब मैं बचपन में स्कूल में पढ़ता था तो मैं कभी कभी चावल लेके जाता था, लेकिन मैगी क्या था मुझे पता नहीं था, मेरे गांव में उतना मैगी मिलता नहीं था। तो एक दिन देखा एक दोस्त के पैकेट से एक अलग ही खुशबू आ रहा है, तो मैं उसको बोला कि भाई क्या है, तो फिर मार्केट में बड़ा आवाज है मैगी, तो फिर मार्केट में जाके ढूंढना चालू किए। माँ को बोले कि पता है एक मैगी लेके जाते हैं, मुझे भी मैगी चाहिए। तो फिर मैं बोल रहा हूँ आपको 94 95 का बात, ठीक है, 96 मोस्ट प्रोबेबली। तो फिर पापा बोले ये सब यहाँ नहीं मिलेगा, तो फिर कलकत्ता से लाना पड़ेगा। फिर पापा ये सब को एकदम पसंद नहीं करता था, तो पापा लाके नहीं दिया। तो धीरे धीरे देखो, धीरे धीरे मैगी एकदम कॉमन मैन का हो गया, आज तो कोई भी मैगी खा सकता है। लेकिन उसके बाद मैगी का सब्स्टिट्यूट भी आ गया काफी सारा, टॉप रामेन, ये आपको भी पता होगा, हाँ, और भी काफी सारा नूडल्स कंपनी आ गया। तो जैसे ही आ गया कि मैगी का शेयर कम होने लगा। अभी फिर भी मैगी बेस्ट है, मतलब शेयर मार्केट और शेयर नेस्ले का, लेकिन मैं चाहता हूं कि कोई इंडियन कंपनी इस जगह को ले ले, लेकिन वैसा कोई रेसिपी नहीं बना पा रहे जो मैगी का रेसिपी छीन ले, मतलब मैगी का मार्केट छीन ले। 67% मार्केट शेयर है मैगी का। मैं आपको बता दूं, एक बार मैं आपको डेटा ही दिखा देता हूँ। नूडल्स मार्केट, एक सेकेंड रुको, हर एक चीज का एकदम रंगे हाथ हो जाना चाहिए। नूडल्स मार्केट इन इंडिया, मार्केट का बात हो रहा है, डिमांड का बात हो रहा है, तो जान लो नूडल्स का क्या हालत है। अच्छा, यहाँ मुझे मैगी मिला, नूडल्स का बाद में देख लेते हैं। मैगी का देख लो तो बाकी समझ में आ जाएगा। 1884 का कंपनी है मैगी जूलियस मैगी, स्विट्जरलैंड का कंपनी है, इंडिया में बड़ा चलता है। नेस्ले भी स्विट्जरलैंड का ही कंपनी है, लेकिन इंडिया में नेस्ले इंडिया का ब्रांड में बिकता है। मैगी नूडल्स सेफ्टी कंसर्न इंडिया, मैं बस मार्केट शेयर देखना चाहता हूँ। 15,000 के करीब है सर। क्या शेयर का दाम? 15,000 के, हाँ नेस्ले का? हाँ सर, हाँ, अभी थोड़ा इंक्रीज हुआ है। अभी इंक्रीज हुआ है। ये फॉरेन कंपनी इंडिया में बहुत पुराना लिस्टेड है, तब से है ये इंडिया में। मेरा पर्सनल मानना है कि फॉरेन कंपनीज जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले, इनका शेयर कम होना चाहिए। अगर रामदेव बाबा का पतंजलि प्रोडक्ट अच्छा बनाए तो मैं कहूंगा कि हर एक इंडियंस को वही करना चाहिए, कम से कम इंडियंस को मिलेगा पैसा, फॉरेनर को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि हम लोग मैगी खाएंगे तो स्विट्जरलैंड के पास प्रॉफिट जाएगा। आई एम नॉट जोकिंग, सीरियसली बोल रहा हूँ। लेकिन सर जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है वो तो मतलब प्रॉफिट से पहले ही माल ले लेता है, तो उसका मतलब बिजनेस में माल देने से पहले ही उसका प्रॉफिट हो जाता है, मतलब कैश साइकिल उसका माइनस में है। कैश साइकिल उसका माइनस में है, मतलब वो बहुत अच्छा बिजनेस करता है ना। हिंदुस्तान यूनिलीवर पाकिस्तान में भी है, तो वहां पर नाम है पाकिस्तान यूनिलीवर। हमारा इंडिया का कंपनी तो इतना अच्छा बड़ा प्रोडक्ट तो ऑर्डर नहीं देता, इसलिए इतना अच्छा ऑर्डर नहीं मिलता उसको।
तो बस उसका दाम बढ़ता जा रहा है। अभी और घटना चाहिए, भगवान करे कि ये सब कंपनी बंद हो जाए और पूरा का पूरा इंडियन कंपनी चले। चाहे रामदेव बाबा कितना भी घोटाला कर ले, मैं फिर भी बोलूंगा कि रामदेव बाबा आप सही कर लो, चाहे आप बाबा जी हो या कुछ भी, लेकिन इंडियन कंपनी का मार्केट रहे, ये अच्छा रहेगा फॉर द इकोनॉमी ऑफ इंडिया। आप बात को हाँ माना सर, करो, Sir, समझा जाएगा। करो। consumer that the taste and preference always goes for Nestle's Maggi because they have eaten for so much of years and they মানে চেঞ্জ হয়নি পরে আর, তাই हाँ না? एग्जैक्टली जुदाजीत, मैं वही कहना चाहता हूँ कि ये चेंज होना चाहिए, कंपनीज को भी कुछ नया कुछ बनाना चाहिए ताकि फॉरेन प्रॉफिट बंद हो जाए। फॉरेन प्रॉफिट होगा तो इंडियन इकोनॉमी कैसे बनाओगे? मैं भी मैगी पसंद करता हूँ, मैं तेरा बात पूरा समझ रहा हूँ। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ओवर द इयर्स, सीरियसली इनका जो बिजनेस का मॉडल है बहुत पुराना है और यही सिखाया एक तरह का, लेकिन अभी तो हम लोग मॉडर्न हो रहे हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा। সেমই থাকে না ম্যাগি, এখনো ওরকম সাবস্টিটিউট আসেনি যে ম্যাগিকে টক্কর দিতে পারে, ইফ নট এনি ইন্ডিয়ান কোম্পানি অলসো। ये भी नहीं कर पाया। आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट करना पड़ेगा। मैं यही कह रहा हूँ कि करना पड़ेगा, कुछ तो करो, या फिर जिंदगी भर मतलब फॉरेनर के अंडर पे ही रहना चाहेंगे? अब बताओ, क्या जिंदगी भर स्विट्जरलैंड का प्रोडक्ट खा खा के ही हम लोग उनको पैसा देते जाएंगे? नेस्ले कमाता है तो पैसा कहाँ लेके जाता है? स्विट्जरलैंड में लेके जाता है, ऑलरेडी रिच कंट्री है। ऐसा कुछ बना है ना कि हमारा प्रोडक्ट स्विट्जरलैंड में चले और बदले में हमें पैसा मिले। ওপেন মার্কেট, তাই না দাদা? हाँ, দ্যাটস ওয়াই ইন্ডিয়ান ইকোনমি ইজ এন ওপেন মার্কেট না। ইটস অবভিয়াস যে মানে একটু সময় লাগবে, বাট ইট উইল বি অলওয়েজ অন দ্য টপ বিকজ ফরেন কোম্পানিজ আর হিয়ার, राइट? अब वही तो चाहिए। लेकिन सर एक मैगी का टेस्ट से ज्यादा है ना, क्या है ना, सबके दिमाग में बैठ गया सर मैगी अच्छा है। अरे वही अच्छा ना, है। मैं क्या बोल रहा हूँ, बात समझ। मैं तुम लोगों के बात से पूरा एग्री करता हूँ, मैं डिसएग्री नहीं हूँ आप लोगों से, बट मैं कहना क्या चाहता, मेरा बात को समझो, एज एन इकोनॉमिक स्टूडेंट समझो। ऐसा नहीं कि प्रलय सर बोल रहे तो आप बात को मान लो जबरदस्ती। आप बात समझो, मैं पूरा समझ रहा हूँ आपका बात, बट ये जो इमोशंस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इमोशन कॉन्सेप्ट में बदलाव जरूरी है। नहीं बदलेंगे ना, एक नूडल्स, आज के डेट में नूडल्स मार्केट बहुत बड़ा मार्केट है। नेस्ले का देखो 39% मार्केट शेयर है मलेशिया में, इंडिया में तो करीब 53% इंडिया में है। मतलब इंडिया में टोटल नूडल्स का 50% से ज्यादा तो मैगी लेके जाता है। तो कहने का मतलब ये कि मैगी, अगर हम मैगी खाते हैं तो हमारे देश में प्रॉफिट नहीं आता, हमारा गवर्नमेंट को सिर्फ टैक्स का पैसा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ का जो बिजनेस डेवलपमेंट का जो प्रॉफिट का पार्ट है वो पैसा स्विट्जरलैंड में जाता है। आई अंडरस्टैंड फुल्ली, बट मुझे लगता है कि एज एन स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे कि आप लोग मार्केटिंग वगैरह समझते हो, इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है। कौन सा इकोनॉमी? आजकल तो इंडियन इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी है बोल के इंडियन इकोनॉमी में रिवोल्यूशन आया, बट समय आया है ये, दिस इज नॉट 1990s, दिस इज 2020, दिस इज द टाइम कि अब चेंज करो, अपना प्रोडक्ट बनाओ और फॉरेनर को खिलाओ। जैसे ऑलरेडी बहुत सारे केस में हम लोग बनाना चालू कर चुके हैं, हमारा चीज फॉरेन में बहुत अच्छा चलता है, लेकिन हम लोग उस तरह से ना बात को समझ नहीं पाते। उल्टा फॉरेन कंपनी हमारा प्रोडक्ट में ब्रांडिंग लगा के फॉरेन में जाके बेचता है। आपको एक कहानी बताता हूँ। हाँ बताओ, बोलो। লোকেরা তো বুঝতে চায় না, লোকেরা তো বুঝতে চায় না বিকজ কারণ কি অন্য যা ফরেন কি আইটেমস গুলো তো আরো বেশি সুপিরিয়র দেন দ্য ইন্ডিয়ান মেড ইয়ে আইটেমস না। अब वही तो करना पड़ेगा, सुपीरियर है बट सुपीरियरिटी को चेंज करना पड़ेगा। যারা মানে ইলিটারেসি তো মানে কি বলবো ইন্ডিয়াতে একটু বেশি আছে, সো পিপলস আর এই একই টাইপের লোকজন যে হ্যাঁ একটু ভালো হলে ভালো, কম দামে একটু ভালো হয়, বাট ইন্ডিয়ার যে কি মানে মার্কেটটা কি করে বাড়বে ওরা তো এটা বুঝতে পারছে না। জাস্ট নিজের জন্য वेरी टफ सिचुएशन, इट्स अ वेरी टफ सिचुएशन, बट हम लोगों को तो काम करना पड़ेगा। तो फिर इतना पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? व्हाई वी गेट सो मच एजुकेशन? अगर हमारा एजुकेशन किसी हमारे इकोनॉमी के लिए हम कुछ कर ही नहीं पाए, अगर हम 4 इंसान का, इफ वी कांट चेंज द 4 पीपल्स माइंड एट लीस्ट, then what is the benefit of doing so much education? This is the question Judhajit, I just want to raise. बाकी तो काम हम सबको करना पड़ेगा। We have to work fluently, easily throughout our career, सबको करना पड़ेगा। But please try to understand मैं क्या कहने का कोशिश कर रहा हूँ। हाँ। आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि ये कोलकाता का नाम कैलकाटा क्यों है जानते हो? हेलो, हाँ दादा, ये कोलकाता है ना अपना, ये कोलकाता का नाम कैलकाटा है। कैलकाटा मतलब ब्रिटिश ने नाम रखा था कैलकाटा।
ये कैलकाटा नाम के पीछे हिस्ट्री है, ठीक है। हिस्ट्री में बहुत सारा हिस्ट्री है, जैसे देखो आपके पास मैं लाया, यहाँ पर आपको एक मिलेगा हिस्ट्री। बट सबसे जो फेमस है, कोई बोलता है कि काली माँ के लिए कलकत्ता है, ठीक है, कोई बोलता है कि यहाँ पर चूना का बहुत अच्छा ये होता था इसलिए कलकत्ता है, बट एक्चुअल रीजन ये नहीं है। कोलिकाता जगह का नाम में भी हुआ करता था, लेकिन आपको याद होगा, आप लोग भास्को डा गामा का नाम सुने हो? हाँ दादा। वास्को डा गामा जब 1498 में इंडिया में आया था, वो पुर्तगीज ग्लोब ट्रॉटर था बेसिकली। ये लोग डिस्कवर करता था और उसके पीछे पीछे पुर्तगाल का लोग आके बिजनेस करता था। और ऑन दैट टाइम ब्रिटिश से पहले पुर्तगाल वर्ल्ड का वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री हुआ करता था बिजनेस के कारण। तो ये ब्रिटिश लोग जब उसके बाद पुर्तगीज के पीछे पीछे जब ये लोग आया, जब बाकी यूरोपियन नेशंस देखा कि भाई पुर्तगाल जैसे कंट्री इतना फेमस हो रहा है, इटली ऑलरेडी फेमस था, तो ब्रिटिश लोग भी लगा कि भाई कुछ करना चाहिए, तो फिर वो लोग भी पीछे पीछे आया। आके देखा इंडिया का जो मेन मार्केट था दैट इज स्पाइसेस मार्केट, ठीक है। कालीकट, आप लोगों को नाम पता होगा, कालीकट जो आज कोयम्बटूर है ना साउथ इंडिया में, तो वहां पर कालीकट के पास, कालीकट में एक्चुअली भास्को दा गामा फर्स्ट टाइम वहीं पर आया था, कालीकट में आया था। तो वहां पर ना पूरा पोर्ट भी था, आज भी है, और जो ग्लोबल बिजनेस रूट उसको भी भास्को डा गामा रूट के नाम से ही जाना जाता है। तो पॉइंट है कि वहां पर जो स्पाइसेस था, इंडियन स्पाइसेस, इंडिया का स्पाइस बहुत फेमस है, आपको पता है कि ब्लैक पेपर वगैरह इंडिया से ही मिलता है, और इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द गोल्डन बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया में जो स्पाइसेस आज भी मिलता है, आज भी वर्ल्ड मार्केट में इंडियन स्पाइसेस इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट बिजनेस हब है। इवन इंडिया का जो कॉमोडिटी मार्केट है वो भी इंडियन स्पाइसेस मार्केट से चलता है, और एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा करते हैं इंडिया, ठीक है। ये अभी आज का नाम है सर कोझिकोड, ठीक है। कालीकट देख रहे होंगे आप लोग, इज एन सिटी, सेकेंड लार्जेस्ट अर्बन एग्लोमरेशन इन द स्टेट ऑफ केरला, केरला में है। इसका जो मेन है, ये बिजनेस में इतना अच्छा बिजनेस करता था, ये कालीकट ब्रांड से फॉरेन में प्रोडक्ट चलता था, सिर्फ नाम में ब्रांडिंग में होता था कालीकट फ्रॉम इंडिया। 1498 का बात कर रहा हूं, तो बिफोर मुगल एरा। फिर जब ब्रिटिश आए, ब्रिटिश आने के बाद इनको तो कालीकट तो नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑलरेडी कालीकट में पुर्तगाल का, ये देखो देखो मैं कालीकट खोल के रखा, देख रहे होंगे आप लोग, वास्को डा गामा अराइवल इन कालीकट इन 1498 यूज्ड 6 centuries of ruler of Portuguese empire in India lasting until 1961। देख रहे हो? हेलो। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, तो कहने का मतलब, तो बाद में ये लोग क्या किया, अपना ब्रिटिश लोग जब कलकत्ता में आया, तो ये लोग देखा कि कलकत्ता, कोलकाता का नाम था एक कोलिकाता बोल के, ठीक है। तो ये लोग देखा कि क्यों ना इसका नाम कैलकाटा कर दिया जाए, और कैलकाटा इज वेरी सिमिलर साउंड ऑफ कालीकट। तो जब ये यूरोपियन नेशंस में कैलकाटा बोल के प्रोडक्ट लेके गया, तो बहुत लोग कंफ्यूज हो गया, भाई कालीकट कैलकाटा काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तो वेरी लॉजिकल, मुझे बहुत लॉजिकल लगता है ये थ्योरी। तो फिर वो लोग क्या किया, ताकि पोर्तुगल का मार्केट को वो लोग कम कर पाए, और जो बाद में वो लोग करके दिखाया, और ब्रिटिश मतलब एम्पायर वर्ल्ड का वन ऑफ द बिगेस्ट एम्पायर अभी तक का रहा है, ठीक है। इतना बड़ा तो इन्वेशन वर्ल्ड में और कोई नहीं कर पाया, लेकिन उसमें ये कैलकाटा प्रोडक्ट के पीछे नाम कैलकाटा देके कालीकट का ब्रांड को सब्सटीट्यूट कर दिया था, और मार्केट डिमांड सिनारियो को चेंज कर दिया था। पुर्तगाल तो चौंक चौंक में रह गया कि क्या हो गया, कि कालीकट कैलकाटा में सिमिलरिटीज आ गया, तो ऑटोमेटिकली पूरा मार्केट डिमांड छीन गया। तो एक चीज मैं कहना इसलिए चाहूंगा कि हमारा ही प्रोडक्ट फॉरेन में जाके, हमारा ही प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करके फॉरेन इकोनॉमी अपने को चला लेता है, बट हम लोग अपने ही चीज को बना के फॉरेन में उस लेवल पे नहीं बेच पाता। ये सवाल है, जो भी हो, आपके सामने सवाल है, सवाल मेरे सामने भी है। मैं टीचर हूं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में मेरा कोई पार्ट नहीं है। मैं भी अपने तरह से कोशिश करता हूं, आप भी कोशिश करो। अगर कोशिश करेंगे तो आई होप कि नेक्स्ट दिन ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट एंड नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का इफेक्ट, और क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोप होते हैं, ये कहानी भी पता चलेगा। और फिर एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड भी बताएंगे कि किस तरह से लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शनलिटी काम करता है, और क्यों डिमांड का अपवर्ड राइजिंग भी हो जाता है। ये सारा का सारा बात नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। आज का क्लास में इतना ही रखूंगा, मैं आप लोगों के सामने आता हूँ, फिर आप लोग बाय करना मुझे। मैं शेयरिंग बंद करता हूँ और रिकॉर्ड भी बंद करता हूँ।
हेलो। हाँ सर। हाँ